ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जिसने गॉड्स और डीमंस के बीच की जंग खत्म करके पूरे वर्ल्ड पर राज किया था। लेकिन इतनी ताकत और रिस्पेक्ट मिलने के बाद भी वो एक नॉर्मल डिसाइपल की जिंदगी जीना चाहता है। इसलिए अपनी असली पहचान छिपाकर फ्लोइंग क्लाउड कॉन्टिनेंट के एक छोटे से कमजोर सेक्ट में शामिल हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी की शुरुआत करते हैं और हम अपने हीरो शेन एन को देखते हैं। तभी एक पर्सन अपने सामने मौजूद शेन एन को देखते हुए कहता है, सर, आपने कहा था कि आप रिटायर होना चाहते हैं। वो आगे कहता है, वैसे भी गॉड्स और डीमंस के बीच की जंग अभी अभी खत्म हुई है। इमॉर्टल्स एंड डीमंस दोनों ही सरेंडर कर चुके हैं, जिस पर लॉर्ड ऑफ ऑनर रियम्स यानी शेनन कहते हैं, तो अब खेल खत्म हो चुका है। इसके बाद वो आगे कहते हैं, और बस यही समस्या है, हर दिन लोग मेरी पूजा करने आते रहते हैं, ऊपर से हर कोई मुझसे कोई ना कोई फेवर मांगता रहता है जो काफी परेशान करने वाला है। जिस पर वो ओल्ड मैन पूछता है, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? तभी शेनन कहते हैं, मुझे याद है कि फ्लोइंग क्लाउड कॉन्टिनेंट पर कुछ सेक्ट्स मौजूद है। वो सभी सेकंड रेट और थर्ड रेट छोटे सेक्ट्स हैं। वहाँ इंटीग्रेशन रियलम का एक भी कल्टीवेटर नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं वहीं जाऊंगा और किसी सेक्ट में डिसाइपल बन जाऊंगा। ये सुनकर वो ओल्ड मैन शॉक्ड होते हुए कहता है, योर एक्सेलेंसी, आप डिसाइपल बनेंगे? आपकी एक उंगली ही उस सेक्ट को 10,000 बार खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन शेनन कहते हैं, बकवास करना बंद कर, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो जाते हुए कहते हैं, याद रखना, मेरे पीछे किसी को मत भेजना। जिस पर वो व्यक्ति पूछता है, अगर किसी ने आपको बुली किया तो? ये सुनकर शेनन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन बली कर सकता है? इसके बाद शेनन फ्लोइंग क्लाउड कॉन्टिनेंट पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ किस सेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए। इसी दौरान उनकी नजर एक बड़े सेक्ट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, ये तो किसी बड़े सेक्ट की असली मैग्निफिसेंस है। इसके बाद वो अंदर चले जाते हैं और वहां मौजूद एल्डर से कहते हैं, सीनियर, मैं फॉलन फीनिक्स सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर एल्डर आलस से अपना मुंह पोंछते हुए पूछता है, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है? जिस पर शेनन जवाब देते हैं, ची रिफाइनिंग लेवल 1। तभी एल्डर उनकी इंफॉर्मेशन देखते हुए कहता है, 18 साल की उम्र में सिर्फ ची रिफाइनिंग लेवल 1, तुम्हारी क्वालिफिकेशन के साथ फॉलन फीनिक्स सेक्ट तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन शेनन कहते हैं, मुझे आपकी सेक्ट के डिसाइपल्स का बिहेवियर काफी अच्छा लगा। जिस पर एल्डर कहता है, सिर्फ चाहने से क्या होगा, फॉलन फीनिक्स सेक्ट में डिसाइपल बनने के लिए कम से कम ची रिफाइनिंग लेवल 5 होना जरूरी है। इसके बाद वो कहता है, तुम बगल वाले सेक्टी को जाकर देख सकते हो। फिर वो आगे कहता है, वहाँ कैंगू सेक्ट नाम का एक सेक्ट है जहाँ डिसाइपल से ज्यादा एल्डर्स हैं। शायद वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। ये सुनकर शन आन कहते हैं, गाइडेंस के लिए धन्यवाद। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और कैंगू सेक्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालात तो मेरी सोच से भी ज्यादा खराब है, रास्ते में वो मन ही मन कहते हैं। इसके बाद वो कांगू सेक्ट पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ मौजूद सेक्ट लीडर कहते हैं, अंदर आओ और बैठो। इसके बाद वो पूछते हैं, इस यंग मैन को हमारे कांगवू सेक्ट में शामिल होने के लिए किस लेवल की कल्चरेशन चाहिए? जिस पर जवाब मिलता है, ची रिफाइनिंग लेवल 1। ये सुनते ही सेक्ट लीडर खुश होकर कहते हैं, बहुत बढ़िया। जिस पर शेन एन हैरानी से पूछते हैं, इसमें बढ़िया क्या है? तभी सेक्ट लीडर कहते हैं, कम से कम अब कोई इसे हमसे छीन कर तो नहीं ले जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं, हमारे कांगू सेक्ट में मुझे मिलाकर कुल 7 लोग और अब तुम्हें मिलाकर हम कुल 8 हो गए हैं। इसके बाद शेन एन रिस्पेक्टफुली कहते हैं, डिसिपल शेन एन सेक्ट लीडर को ग्रीटिंग करता है। तभी सेक्ट लीडर उन्हें एक टोकन देते हुए कहते हैं, ये तुम्हारा टोकन आज से तुम कांगू सेक्ट के एक इनर डिसाइपल हो। इसके बाद सेक्ट लीडर पूछते हैं, वैसे क्या तुम अभी फॉलन फीनिक्स सेक्ट से होकर आए हो? तभी शेनन सेक्ट लीडर से पूछते हैं, आपको कैसे पता चला? जिस पर सेक्ट लीडर हंसते हुए कहते हैं, जो भी उस रास्ते से यहाँ आता है, 10 में से 9 लोग फॉलन फीनिक्स सेक्ट द्वारा रिजेक्ट किए गए होते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, मैं पिछले 30 सालों से यहीं बैठा हूँ, बस ऐसे ही लोगों का इंतजार करता रहता हूँ। फिर वो शेनन को एक टोकन देते हुए कहते हैं, ये इनर डिसाइपल्स को मिलने वाला ट्रीटमेंट है। इसके बाद वो मजाक करते हुए कहते हैं, वरना क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सेवा करने के लिए मेड्स भी मौजूद हो? फिर वो कहते हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कहाँ रहोगे। इसके बाद वो आगे कहते हैं, तुम कोई भी कमरा चुन सकते हो। शेनान ये सब देखकर मन ही मन सोचते हैं, सेल्फ रिलायंस वाला कांगू सेक्ट भी इतना बुरा नहीं है। इसके बाद अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है, जहां सेक्ट के सभी डिसाइपल्स अपना अपना काम खुद ही कर रहे होते हैं। तभी कुछ लोग शेनान को आवाज लगाते हैं। जैसे ही शेनान दरवाजा खोलते हैं, उनके सामने एक सीनियर डिसाइपल खड़ा होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम ही नए डिसाइपल हो ना? इसके बाद वो अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम जो टीएजू, मास्टर ने तुम्हारे बारे में बताया था कि हमारे सेक्ट में एक नया डिसाइपल आया है।
फिर वो हंसते हुए कहता है, और आज मैंने सुबह सुबह ही सारी लकड़ियां काट ली थी, इसलिए तुम्हें देर तक सोने का मौका मिल गया। ये सुनकर शेनान कहते हैं, सीनियर ब्रदर, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन झोटिएजू हंसते हुए कहते हैं, धन्यवाद बाद में देना, पहले चलो खाना खा लेते हैं। इसके बाद दोनों किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, वहां मौजूद एक खूबसूरत लड़की उनकी तरफ देखते हुए कहती है, तो तुम नए जूनियर डिसाइपल हो? इसके बाद वो अपना परिचय देते हुए कहती है, मेरा नाम लिन चिंग है, तुम मुझे सीनियर सिस्टर लिन कह सकते हो। जिस पर शेनान कहते हैं, सीनियर सिस्टर लिन, मेरा नाम शेनान है। ये सुनकर झोटेजू हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम हैरान हो गए? जूनियर सिस्टर लिन हमारे कांगू सेक्ट की ब्यूटी आइकन है। इसके बाद वो आगे कहते हैं, यहाँ तक कि बगल वाले प्रतिष्ठित लू पेइंग सेक्ट ने भी इसे अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन इसने साफ मना कर दिया था। ये सुनकर लिन चिंग थोड़ा शर्माते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर, आप बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। इसके बाद वो कहती है, जल्दी खाना खाइए, नहीं तो पॉरिश ठंडी हो जाएगी। तभी छोटीजू कहते हैं, जूनियर ब्रदर जाओ, अब तुम्हारी बारी है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि इस सेक्ट के नियम बाकी सेक्ट से बिल्कुल अलग थे। इसके बाद लिन चिंग शेनान की तरफ देखते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर शेन, ये हमारे कांगू सेक्ट का नियम है। फिर वो समझाते हुए कहती है, हमारे सेक्टी में हर दिन स्टोव पर सिर्फ एक पॉट मेडिसिनल पॉरेज ही बनाई जाती है। ये ची को रिप्लेनिश करती है और स्पिरिट को नरिश करती है। इसके बाद वो आगे कहती है, सबसे पहले एल्डेस्ट ब्रदर इसे पीते हैं, उसके बाद सभी लोग बारी बारी से पीते हैं। फिर कटोरे में बची आखिरी सिप की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और आखिरी सिप तुम्हारे लिए है। जिस पर शेनान पॉरेज पीते हुए कहते हैं, स्वाद तो काफी अच्छा है। ये सुनकर लिन चिंग थोड़ी हैरान हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सेक्ट के सभी डिसाइपल्स वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सेक्ट लीडर सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है, आज से शेनान तुम सबका जूनियर ब्रदर है। इसके बाद वो कहते हैं, इनर डिसाइपल्स में इसकी रैंक 4th स्थान पर होगी। फिर वो आगे कहते हैं, तुम सभी सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स को इसे अच्छी तरह गाइड करना चाहिए। जिस पर एक सीनियर ब्रदर तुरंत कहते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर वो हंसते हुए कहते हैं, मैं इसे लकड़ी काटना सिखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ झोशियान अपनी एल्केमी में व्यस्त होते हैं। इसी दौरान सेक्ट लीडर कहते हैं, अगले महीने कांगवू काउंटी में सेक्ट एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है। इसमें छोटे बड़े मिलाकर डजन भर से ज्यादा सेक्ट्स हिस्सा लेंगे और इस साल हमारे कांगवू सेक्ट को भी इनविटेशन मिला है। ये सुनकर सभी डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं। जिस पर झोटिएजू कहते हैं, सच में? पिछले सालों में तो वो बड़े सेक्स हमेशा हमारे शाबी सेक्ट को नीचा दिखाते, क्या इस बार उन्होंने हमें बाहर नहीं रखा? तभी सेक्ट लीडर मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, इस साल तो उन्होंने खास तौर पर इनविटेशन पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि चांगू सेक्ट की उपस्थिति उनके लिए सम्मान की बात हो। जिस पर लिंचिंग पूछती है, तो क्या हम जाएंगे? तभी सेक्ट लीडर कहते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? सिर्फ जाएंगे ही नहीं, बल्कि लोगों को भी साथ लेकर जाएंगे। इस बार मैं तुम 4 डिसाइपल्स को क्विंग्युनताई लेकर जाऊंगा ताकि तुम्हारा अनुभव बढ़ सके। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। तभी छोटेजू पूछते हैं, क्या मेन हॉल को लॉक कर देना चाहिए? जिस पर दूसरा डिसाइपल हंसते हुए कहता है, लॉक करने का भी कोई फायदा नहीं है, पड़ोस का आवारा कुत्ता भी एक लात मारकर दरवाजा खोल सकता है। इसके बाद वो आगे कहता है, और वैसे भी वहाँ चुराने लायक कुछ है ही नहीं, अगर कोई चूहा भी अंदर चला जाए तो रोते हुए बाहर निकलेगा। इसी बीच सेक्ट में आए हुए शेन आन को 3 दिन हो चुके थे और अब तक वो क्यांगू सेक्ट के बारे में लगभग सब कुछ समझ चुके थे। उन्हें पता चलता है कि सेक्ट के नाम पर केवल 3 म्यू स्पिरिचुअल लैंड है, जहां सबसे साधारण फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट राइस उगाई जाती है, जिसकी फसल बस किसी तरह उनका गुजारा चलाने लायक होती है। वहीं एलिक्सर्स की स्थिति उससे भी ज्यादा खराब थी। ये सब केवल झाओ शुयान की एल्केमी स्किल की वजह से चल रहा था, लेकिन उनकी सक्सेस रेट सिर्फ 30% थी और जो ची गैदरिंग पिल्स बनती थी उनकी क्वालिटी भी काफी साधारण थी, जिसकी वजह से दवा का प्रभाव भी बहुत ज्यादा नहीं था। इसके अलावा सेक्ट की कल्चरेशन मेथड भी केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक ही पहुंचती। ये देखकर शेनान मन ही मन कहते हैं, कोई हैरानी नहीं कि यहाँ कोई मास्टर मौजूद नहीं है। इसके बाद वो सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को देखते और सोचते हैं, हालांकि सेक्ट के सभी 8 सदस्यों की एप्टीट्यूड काफी अच्छी है, फिर भी ये लोग अभी तक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में ही हैं। इसके बाद वो मन ही मन फैसला करते हैं, लगता है मुझे इस सेक्ट की थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद शेनान चुपचाप एसेक्टी से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एसेक्टी के पास मौजूद स्पिरिचुअल रिवर के पानी को और भी शुद्ध बना देते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं 30% काफी होना चाहिए, अगर ज्यादा किया तो लोगों को शक हो सकता है और अगर बहुत कम किया तो उसका कोई फायदा नहीं
होगा। 30% बिल्कुल सही रहेगा। अगले दिन झो शुयान को महसूस होता है कि आज स्पिरिचुअल एनर्जी कल के मुकाबले काफी ज्यादा डेंस लग रही है, जिस पर वो हैरानी से कहते हैं क्या बारिश का मौसम आने वाला है। लेकिन तभी उनकी रिफाइनिंग फर्नेस के अंदर हलचल होने लगती है। जैसे ही झो शुयान अंदर झांक कर देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद बड़ी मुश्किल से उनकी एक पिल सफलतापूर्वक तैयार हुई थी। ये देखकर वो तुरंत अपने मास्टर को दिखाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम शेनान को देखते हैं जो आराम से लकड़ियां काट रहे होते हैं। तभी वहां जो टेजू दौड़ते हुए पहुंचते हैं और आते ही उत्साहित होकर कहते हैं, जूनियर ब्रदर शेन, हमें तो सोने की खान मिल गई। तभी अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा ढह जाता है और उसके अंदर छिपा हुआ ग्रीन स्पिरिट वुड का एक विशाल भंडार बाहर निकल आता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तभी एक डिसाइपल कहता है, ये कम से कम 100 साल पुरानी ग्रीन स्पिरिट वुड है। इसका आधा हिस्सा जूनियर ब्रदर झाओ को एल्केमी के लिए दे दो और बाकी आधा मार्केट में बेच देना। फिर वो सिर खुजलाते हुए कहता है, वैसे भी मैं बार्गेनिंग में अच्छा नहीं हूँ। पिछली बार स्पिरिचुअल आइटम्स बेचते समय भी मेरे साथ धोखा हो गया था। इसके बाद वो शेनान की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम्हें यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। लेकिन शेनान आत्मविश्वास से कहते हैं, सीनियर ब्रदर, मुझ पर भरोसा कीजिए और मार्केट जाने की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। इसके बाद शेन आन मार्केट पहुंच जाते हैं, जहां वो सावधानी से ग्रीन स्पिरिट वुड बेचने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति उनके पास आकर पूछता है, जूनियर ब्रदर, ग्रीन स्पिरिट वुड की कीमत क्या है? जिस पर शेन आन जवाब देते हैं, एक लकड़ी की कीमत 5 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। ये सुनकर वो व्यक्ति चौंक जाता है, क्योंकि मार्केट में इसकी कीमत आमतौर पर 4 स्पिरिट स्टोन्स ही होती थी। तभी शेनान लकड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये 100 साल पुरानी ग्रीन स्पिरिट वुड है, जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी जमा होती है। इससे एल्केमी की प्रक्रिया ज्यादा स्टेबल और कंफर्टेबल हो जाती है। ये सुनकर वो व्यक्ति लकड़ी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी कुछ दूसरे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं, बाकी की 3 लकड़ियां भी मुझे चाहिए। इसके साथ ही उनमें से एक पूछता है, वैसे तुम किस सेक्ट से हो? जिस पर शेनान जवाब देते हैं, कांगवू सेक्ट। ये सुनते ही वो लोग हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या वो भिखारी सेक्ट? लेकिन शेनान बिना कोई भाव बदले कहते हैं, खरीदना है तो स्पिरिट स्टोन्स दो, अगर नहीं खरीदना तो रास्ता मत रोको। ये सुनकर आसपास मौजूद दूसरे ग्राहक भी उन लोगों को घूरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और देखते ही देखते शेनान की सारी ग्रीन स्पिरिट वुड बिक जाती है। इसके बाद शेनान की नजर पास की एक दुकान में रखे पुराने ट्राइपॉड पर पड़ती है, जिसके अंदर 3 अजीब सी लाइंस बनी हुई थी। जैसे ही वो उसे जांचते हैं, उनकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है और वो तुरंत उसे खरीद लेते हैं। कुछ समय बाद शेनान सेक्ट में वापस लौट आते हैं। उन्हें देखते ही झोटिएजू पूछते हैं, क्या जूनियर ब्रदर शेन का शहर के बेईमान ट्रेडर्स से झगड़ा हो गया था? फिर वो पूछते हैं, और आखिर तुमने कितनी लकड़ियां बेची? जिस पर शेन आन बिल्कुल शांत स्वर में कहते हैं, 68 स्पिरिट स्टोन्स। ये सुनते ही झोटिएजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वो कहते हैं, जूनियर ब्रदर शेन, सच सच बताओ, क्या तुमने किसी का स्टॉल तोड़ दिया था? जिस पर शेन आन हंसते हुए कहते हैं, नहीं, ये पूरी तरह सामान्य खरीद बिक्री थी। सामने वाले को हमारी लकड़ी की क्वालिटी पसंद आई, इसलिए उसने खुद ही ज्यादा कीमत दी। इसके बाद शेनान कहते हैं, और मैंने रास्ते में 8 स्पिरिट स्टोन्स खर्च भी कर दी। फिर वो अपना खरीदा हुआ ट्राइपॉड निकालते हुए कहते हैं, मैंने ये चीज खरीदी है। ये देखकर झोटिएजू फिर से शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या इस कबाड़ के लिए 8 स्पिरिट स्टोन? फिर निराश होकर कहते हैं, ये तो साफ तौर पर किसी ठग के झांसे में आने वाला मामला है। शेनान झो शुयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, सीनियर ब्रदर झो, आप काफी नॉलेजेबल हैं। इसके बाद वो ब्रॉन्ज कैल्ड्रन दिखाते हुए कहते हैं, जरा इसके नीचे बने पैटर्न्स को देखकर बताइए, क्या ये थोड़े अजीब नहीं लग रहे? तभी झाओ शुयान उन निशानों को ध्यान से देखने लगते हैं और अगले ही पल उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। फिर वो उत्साहित होकर कहते हैं, ऊपर बनी इन लाइंस की डायरेक्शन, ये तो किसी एंशियंट बुक में दर्ज रिकॉर्ड जैसी लग रही है, जो बहुत पहले खो चुकी थी। इसके बाद वो कहते हैं, ये एंशियंट जायंट स्पिरिट टाउन फॉर्मेशन के अवशेष हैं। जिस पर शेनान पूछते हैं, सच में? तभी झो शुयान उस टूटे फूटे कैल्ड्रन को सीने से लगाते हुए कहते हैं, इसे कबाड़ मत कहो। फिर वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागते हैं और जाते जाते कहते हैं, अगर ये सच निकला तो आज रात मुझे डिनर पर बुलाना मत भूलना। ये सुनकर झोटिएजू सिर हिलाते हुए कहते हैं, लगता है सीनियर ब्रदर झाओ की सनक फिर बढ़ गई है। लेकिन शेनान मन ही मन कहते हैं, उन्हें क्या पता कि झो शुयान सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इसके बाद पूरा 1 मंथ बीत जाता है और आखिरकार झो शुयान उस पुराने फर्नेस को पूरी तरह साफ कर लेते हैं। जैसे ही
जमी हुई जंग और गंदगी हटती है, वैसे ही उसके अंदर छिपा फॉर्मेशन पैटर्न दिखाई देने लगता है और अगले ही पल एक छोटी सी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। ये देखकर झो शुयान खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद वो उसी फर्नेस का इस्तेमाल करके पिल्स बनाना शुरू कर देते हैं और पहली बार उनके द्वारा तैयार की गई पिल्स हाई ग्रेड क्वालिटी की बनती है। इसके बाद वो तुरंत सेक्ट लीडर के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपनी नई पिल्स दिखाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनकी बनाई हुई पिल्स की क्वालिटी पहले से कई गुना बेहतर हो चुकी थी। इसके अलावा सेक्ट लीडर पीछे वाले पहाड़ की जांच करने भी जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि पीछे मौजूद छोटी स्पिरिचुअल स्प्रिंग अब लगातार बह रही है, जिस पर सभी लोग सोचते हैं कि शायद अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल वेंस में सीजनल एक्टिविटी शुरू हो गई है और शेनान भी उन्हें यही सोचने देते हैं क्योंकि असलियत सिर्फ वही जानते थे। इसके बाद जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे सेक्ट के डिसिपल्स की कल्टीवेशन भी तेजी से बढ़ने लगती है। सबसे पहले एल्डर्स ब्रदर चोटिएजू ब्रेक थ्रू हासिल कर लेते हैं और खुशी से चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं ब्रेक थ्रू कर गया। अब वो ची रिफाइनिंग लेवल 8 पर पहुंच चुके थे। इसके बाद बाकी डिसिपल्स भी एक एक करके ब्रेक थ्रू करने लगते हैं, यहाँ तक कि लिन चिंग भी बिना किसी लड़ाई या ट्रेजर के ब्रेक थ्रू कर जाती है। वो बस आराम से कपड़े सिल रही होती है और उसी दौरान कैजुअल तरीके से ची रिफाइनिंग लेवल 6 तक पहुंच जाती है। सिर्फ एक महीने के अंदर पूरा कांगू सेक्ट बदलने लगता है। एक स्पिरिचुअल स्प्रिंग, एक टूटा हुआ कैल्ड्रन और कुछ बैचेस एलिक्सर्स, इन सब ने मिलकर उस बेगर सेक्ट की किस्मत बदलनी शुरू कर दी, जिसे बाहरी लोग हमेशा नीची नजर से देखते थे। इसके बाद सेक्ट एक्सचेंज मीटिंग में जाने का दिन आ जाता है और सेक्ट के सभी लोग वहां जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक विशाल सेक्ट गैदरिंग का दृश्य देखने को मिलता है। जैसे ही कांगू सेक्ट वहां पहुंचता है, आसपास मौजूद लोग उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तभी कोई कहता है, ये भिखारी किस सेक्ट से हैं? दूसरा व्यक्ति हंसते हुए कहता है, तुम इन्हें नहीं जानते? ये वही कांगू सेक्ट है जो किसी सुनसान पहाड़ी घाटी में फंसा हुआ है। फिर वो हंसते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इस साल भी यहाँ आने की हिम्मत करेंगे। इसके बाद कोई और कहता है, सुना है इनके सेक्ट लीडर ने पूरी जिंदगी कल्चरेशन की, फिर भी वो सिर्फ अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक ही पहुँच पाए। लेकिन तभी कई लोगों की नजर लिन चिंग पर पड़ती है और वो हैरानी से कहते हैं, वो ब्लू ड्रेस वाली डिसाइपल कौन है? वो तो मानो स्वर्ग से उतरी हुई कोई फेरी लग रही है। इसके बाद कुछ लोग झोटिएजू का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, और वो बड़ा आदमी तो बिल्कुल लकड़हारे जैसा लग रहा है। लगता है इस सेक्ट के पास इज्जत बचाने का कोई तरीका ही नहीं है। ये सब सुनकर झोटिएजू का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम शेनान को देखते हैं, जो उन सभी लोगों की बातें चुपचाप सुन रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, जर्जर सेक्ट, भिखारी सेक्ट, ये सभी बातें गलत नहीं थी, लेकिन वो लोग एक बात भूल चुके थे। अब शेनान भी इसी सेक्ट का हिस्सा थे। इसी दौरान फॉलन फीनिक्स सेक्ट के कुछ डिसिपल्स वहां पहुंच जाते हैं और लिन चिंग को देखकर गंदी बातें करने लगते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, वाह, इतनी गरीब सेक्ट ने इतनी खूबसूरत लड़की कैसे पाल ली? दूसरा हंसते हुए कहता है, इसका फिगर तो कमाल का है। ये सुनते ही झोटिएजू का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, किसके बारे में बकवास कर रहे हो तुम लोग? तभी बाकी डिसाइपल्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन झोटिएजू तो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। वो अपना पंच तैयार करते हुए उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि सामने वाला डिसाइपल बड़ी आसानी से उनका पंच रोक लेता है और उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है, जिसके कारण झोटिएजू पीछे जाकर गिर पड़ते हैं। इसके बाद शेन आन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, सीनियर ब्रदर, मैंने सोचा था कि फॉलन फीनिक्स सेक्ट कोई महान सेक्ट होगा, लेकिन आज देखकर पता चला कि ये तो सिर्फ ऐसी जगह है जहां लोग एक लड़की के बारे में गंदी बातें करते हैं। फिर वो आगे कहते हैं, क्या ची रिफाइनिंग ग्रेट परफेक्शन कल्टीवेटर द्वारा ची रिफाइनिंग 8 कल्टीवेटर को हराना गौरव की बात है, या फिर फॉलन फीनिक्स सेक्ट सिर्फ कमजोरों को दबाना और ताकतवरों से डरना जानता है? ये सुनकर सामने वाला डिसाइपल गुस्से से भर जाता है और अपना पंच तैयार करके शेनान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो मौत को दावत दे रहा है। जैसे ही वो शेनान पर हमला करता है, उसका पंच शेनान को छू तक नहीं पाता और उससे पहले ही वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद शेन आन अपनी सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और बिना किसी को पता लगे उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं, जिसके कारण वो दर्द से चीख उठता है और अगले ही पल हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर फॉलन फीनिक्स सेक्ट के लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, तुमने चीटिंग की है, तुमने जरूर कोई हिडन वेपन छुपा रखा होगा। लेकिन शेन आन सिर्फ उसकी तरफ देखते हैं और उनकी नजर पड़ते ही उस डिसाइपल की पूरी बॉडी कांपने लगती है, जिसके बाद वो वहीं पर गिर पड़ता है। इसके बाद शेन आन झोटिएजू के पास
पास जाते हैं और कहते हैं, सीनियर ब्रदर, क्या आपके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? लेकिन झो टेजू उनकी बात सुनने के बजाय पूछते हैं, क्या ये सब तुमने किया था? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तभी शेनान एक ही झटके में उनके हाथ को ठीक कर देते हैं। ये देखकर झो टेजू पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं, मुझे लगा था कि तुम तो सिर्फ क्यू रिफाइनिंग लेवल 1 पर हो। जिस पर शेनान कहते हैं, मैंने आप लोगों से झूठ नहीं बोला था, बस मैं रोज अपनी कल्चरेशन सप्रेस करके रखता हूँ। असल में मैं अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में हूँ। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तभी झो टेजू सेक्ट लीडर से कहते हैं, क्या आपने अभी देखा? शेनान ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से ही उसे हरा दिया। लेकिन सेक्ट लीडर कहते हैं, खुद को शर्मिंदा मत करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फॉलन फीनिक्स सेक्ट के लोगों को देखते हैं, जो शेनान को लेकर काफी ज्यादा परेशान। फॉलन फीनिक्स सेक्ट का लीडर अपने लोगों से कहता है, कांगवू सेक्ट के बारे में पूरी जानकारी निकालो, मुझे जानना है कि आखिर वो नया डिसाइपल कौन है। और तभी हमें पता चलता है कि उन्होंने शेनान को मारने के लिए एक असासिन भी हायर कर लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शेनान और लिन चिंग पर आ जाता है, जहाँ शेनान लिन चिंग से कहते हैं, सीनियर सिस्टर, मनसा सिटी में ऑक्शन हाउस खुलने वाला है, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? जिस पर लिन चिंग कहती है, ऑक्शन हाउस में खरीदने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन शेनान कहते हैं, मैं तो उसे देखने के लिए ही काफी एक्साइटेड हूँ। वैसे भी हर समय सेक्ट में रहना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद वो अपने पास से कुछ सामान निकालते हैं और लिन चिंग को देते हुए कहते हैं, इसे पहन लीजिए। लेकिन लिन चिंग पूछती है, हमें छुपकर जाने की क्या जरूरत है? जिस पर शेनान कहते हैं, हमारा सेक्ट वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसके बाद फॉलन फीनिक्स सेक्ट की नजर हम पर है। इसके बाद दोनों खुद को पूरी तरह कवर करते हैं और ऑक्शन हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑक्शन हाउस का शानदार नजारा देखने को मिलता है। इसके बाद दोनों टोकन खरीदते हैं और ऑक्शन हॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद लिन चिंग काफी ज्यादा नर्वस दिखाई देती है, लेकिन शेनान कहते हैं, आप बस शो का मजा लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां एक के बाद एक ट्रेजर्स की ऑक्शन चल रही होती है। तभी ऑक्शनियर अनाउंस करता है, अगला आइटम ट्विन मून स्पिरिट है। ये एक हाई ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है और फीमेल कल्टीवेटर्स के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है। इसकी शुरुआती बोली 500 स्पिरिट स्टोन्स होगी। ये सुनकर लिन चिंग कहती है, जूनियर ब्रदर शेन, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ की चीजें बहुत महंगी हैं। लेकिन शेनान उन्हें वहीं रोक लेते हैं। तभी कोई 850 स्पिरिट स्टोन्स की बोली लगा देता है और अगले ही पल शेनान कहते हैं 1000 स्पिरिट स्टोन्स। ये सुनकर पूरा हॉल हैरान रह जाता है, लेकिन तभी एक और व्यक्ति बोली बढ़ाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते बोली 1400 स्पिरिट स्टोन्स तक पहुँच जाती है। इसके बाद सभी लोग शेनान की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वो शांत भाव से कहते हैं 1000 स्पिरिट स्टोन्स। ये सुनकर ऑक्शन हॉल का मास्टर कहता है, सर, अभी कुछ देर पहले बोली 1400 स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंच चुकी थी, तो अब आप 1000 स्पिरिट स्टोन्स क्यों कह रहे हैं? जिस पर शेनान कहते हैं, कोई बेवकूफ ही होगा जो इसकी इतनी ज्यादा बोली लगाए। ये तो बस मेरी दोस्त को पसंद आ गया था, इसलिए मैं इसे लेना चाहता था। लेकिन अगर कोई 1600 स्पिरिट स्टोन्स देगा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। ये सुनकर जिस व्यक्ति ने लगातार बोली बढ़ाई थी वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और आखिरकार ट्विन मून स्पिरिट सिर्फ 1000 स्पिरिट स्टोन्स में शेन आन को मिल जाता है। इसके बाद शेन आन वो ट्विन मून स्पिरिट लिन चिंग को दे देते हैं, जिसे देखकर लिन चिंग हैरान होकर पूछती है, आपके पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से आए? जिस पर शेनान कहते हैं, जब मैंने ग्रीन स्पिरिट वुड बेची थी तब कुछ स्पिरिट स्टोन्स अपने लिए बचा लिए थे। ये सुनकर लिन चिंग काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है, कांगवू सेक्ट तुम पर सिर्फ एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट का कर्ज नहीं रखता। ये सुनकर शेनान मुस्कुराते हुए कहते हैं, सीनियर सिस्टर, पहले घर चलते हैं। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, लेकिन अचानक ही शेनान रुक जाते हैं और लिन चिंग से कहते हैं, मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी दोनों वहीं रुक जाते हैं और अगले ही पल उनके पीछे आने वाले लोग सामने आ जाते हैं। ये वही लोग थे जो ऑक्शन हाउस में ट्विन मून स्पिरिट हासिल करना चाहते थे। वो सीधे शेनान से कहते हैं, ट्विन मून स्पिरिट हमें दे दो, हम बस इसकी जाँच करना चाहते हैं। जाँच करने के बाद हम इसे वापस लौटा देंगे। लेकिन असल में वो उसे लूटना चाहते थे। तभी लिन चिंग गुस्से से कहती है, ये तो
सरासर गलत है। तुम लोग दिन दहाड़े लूटपाट कर रहे हो। जिस पर वो आदमी कहता है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम लोग इस ट्रेजर के लायक भी हो या नहीं। ये सुनकर लिंचिंग को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी शेनान कहते हैं, सीनियर सिस्टर थोड़ा पीछे हट जाइए। जिस पर लिंचिंग कहती है, लेकिन वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का कल्टिवेटर है। तभी वो आदमी अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोग मुझसे डर गए हो। लेकिन अगले ही पल शेनान सिर्फ अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और एक ही बार में उसे दूर उड़ा देते हैं, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर शेनान कहते हैं, क्या अब भी लड़ने की जरूरत है? लेकिन उस आदमी की तो खड़े होने की भी हालत नहीं बचती और उसके साथ ही उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। ये सब देखकर लिंचिंग कहती है, शेनान तुमने अपनी ताकत छुपाकर रखी हुई है। जिस पर शेनान कहते हैं, ये तो बस मेरी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है। वैसे भी अब काफी देर हो चुकी है, हमें सेक्ट वापस चलना चाहिए। वापस जाते समय लिंचिंग कहती है, मैं ट्विन मून स्पिरिट का सही तरीके से इस्तेमाल करूंगी। इसके बाद हमें दोनों को सेक्ट की तरफ लौटते हुए दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कांगवू सेक्ट के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ जो टिएजू, शेनान और लिंचिंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं और कहते हैं, वो दोनों अभी तक वापस क्यों नहीं आए? ऐसा तो नहीं कि फॉलन फीनिक्स सेक्ट के लोगों ने उन्हें रोक लिया हो? जिस पर जो शुएन शांत स्वर में कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो दोनों थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। लेकिन जो तिएजू को काफी गुस्सा आ रहा था और वो कहते हैं, तुम किताबों के कीड़े हो, खुद तो लड़ नहीं सकते और दूसरों को भी चुप रहने के लिए कहते रहते हो। लेकिन जो शुयान फिर भी शांत रहते हुए कहते हैं, सीनियर सिस्टर लिंचिंग के साथ शेनान गया है, वो दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे और वैसे भी कोई बदकिस्मत आदमी उनसे उलझ गया होगा तो मुसीबत उस आदमी के साथ साथ उसके पुरखों पर भी आने वाली है। ये सुनकर जो तेजू जो शुयान से कहते हैं, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया, वैसे भी तुम सही बोल रहे हो। लेकिन तभी लिंचिंग और शेनान दोनों ही वापस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जो तेजू कहते हैं, अगर तुम दोनों वापस नहीं आते तो मैं अभी तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर निकलने वाला था। जिस पर लिंचिंग कहती है, सीनियर ब्रदर हम दोनों बिल्कुल ठीक है, वैसे भी रास्ते में हमें बस थोड़ी सी देर हो गई थी। लेकिन तभी सेक्ट लीडर वहाँ आ जाते हैं और दोनों से कहते हैं, अच्छा हुआ कि तुम दोनों वापस आ गए, वैसे भी हमें कल जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद हमें सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग वापस लौट चुके होते हैं और कुछ ही देर बाद हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त हो जाता है। इसके बाद हम शेनान को नदी किनारे मछलियाँ पकड़ते हुए देखते हैं। तभी वहाँ झो टिएजू आते हैं और उनसे कहते हैं, हमारे सेक्ट में एक नया डिसाइपल आया है। ये सुनते ही सभी लोग गेट की तरफ पहुँच जाते हैं। इसके बाद जो टिएजू उस नए डिसाइपल को सेक्ट के सभी सदस्यों के बारे में बताने लगते हैं। फिर हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम लू चान होता है और वो कंगवू सेक्ट में शामिल होने आया था, यानी कि उसे खुद सेक्ट लीडर ने चुना था। ये बात पता चलते ही जो तेजू सेक्ट लीडर को सूचना देने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद लिंचिंग उससे उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो लड़का इतना ज्यादा मासूम होता है कि तुरंत अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम लू चान है और मैंने सुना है कि इस सेक्ट में शामिल होने के लिए किसी खास क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। ये सुनकर शेनान उससे पूछते हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है? जिस पर लू चान जवाब देता है, मैं 16 साल का हूँ और मेरी कल्चरेशन ची रिफाइनिंग रियलम लेवल 2 पर है। लेकिन उसी समय शेनान अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी असली कल्चरेशन चेक कर लेते हैं। तभी वहाँ सेक्ट लीडर भी पहुँच जाते हैं और आते ही कहते हैं, 16 साल की उम्र में ची रिफाइनिंग रियलम लेवल 2 कोई बुरी बात नहीं है। वैसे भी हमारे कैंगू सेक्ट के नियम बहुत सरल है, अगर तुम यहाँ शामिल होना चाहते हो तो हम तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेंगे, लेकिन हम कभी भी अपने डिसाइपल्स का साथ नहीं छोड़ते। ये सुनते ही लू चान तुरंत मान जाता है। तभी सेक्ट लीडर उसे सेक्टी का टोकन देते हुए कहते हैं, आज से तुम हमारे सेक्टी के इनर डिसाइपल हो। इसके बाद जो तेजू लू चान को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी शेनान उन्हें रोक लेते हैं। इसके बाद लू चान से पूछा जाता है, वैसे तुम किस कैंगू सेक्ट से हो, किस डायरेक्शन से आए हो? जिस पर लू चान जवाब देता है, मैं पूर्व दिशा से आया हूँ। फिर उससे दोबारा सवाल किया जाता है, क्या तुम्हें नूडल्स बनाना आता है? क्योंकि सीनियर सिस्टम इसी तरह काम करती है। ये सुनकर लू चान और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है और जल्दी से अंदर चला जाता है। लेकिन ये देखकर लिंचिंग शेनान से कहती है, क्या इस लड़के में कोई गड़बड़ है? लेकिन फिर वो कहते हैं, नहीं गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन ये जूनियर ब्रदर काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लू चान सेक्ट के अंदर सभी लोगों के काम में मदद कर रहा होता है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हर चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हो और धीरे धीरे पूरा सेक्ट अच्छे से एनालाइज कर रहा हो। इसके बाद लू चान को झो टेजू के साथ जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो पूछता है, सीनियर ब्रदर आखिर हमारे सेक्ट के पीछे इतनी सारी किलिंग ग्राउंड्स क्यों हैं? जिस पर झो टेजू कहते हैं, हमारे पीछे वाली पहाड़ी हमेशा टूटती रहती है और वहाँ से निकलने वाली चीजें हम बाहर
बाहर की दुकानों को बेच देते हैं और बदले में हमें ढेर सारे स्नैक्स मिल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लू चान को शेन आन के पास देखते हैं, जहाँ वो पूछता है, सीनियर ब्रदर, क्या आपको मछलियाँ पकड़कर बोर नहीं होता? जिस पर शेन आन कहते हैं, ये बोरिंग नहीं है। मछलियाँ इंसानों से अलग होती है, उनकी सोच भी अलग होती है। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती, कुछ को भूख नहीं होती और कुछ भूख होने पर भी कांटे में फंस जाती है, और कुछ इंसानों की तरह होती है जो भूख होने पर भी कहते हैं कि उन्हें भूख नहीं है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लू चान शेन आन को देखकर काफी ज्यादा अनईजी महसूस करता है और मन ही मन सोचता है, यहाँ की चीजें नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। जब भी मैं शेन आन के पास जाता हूँ, मेरी बॉडी में अजीब सा एहसास होता है। जो बातें मैंने फॉलन फीनिक्स सेक्ट के बारे में सुनी थी, शायद वो सच है। यहाँ के लोग सच में बहुत अजीब हैं। इसी बीच हम शेन आन को देखते हैं, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके रिवर वाटर को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे होते हैं और मन ही मन सोचते हैं, लगता है हमें फॉलन फीनिक्स सेक्ट की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। मुझे कुछ लोगों को ढूंढकर उनका काम करना होगा और एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो मेरा बोझ अपने ऊपर ले सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक जगह ब्लैक थंडर टाइगर दिखाई देता है, जो बहुत ही खतरनाक ऑरा वाला बीस्ट होता है। वो शेनान को देखकर कहता है, तुम मेरे लिए नहीं हो, लगता है आज तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, शेनान अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे तुरंत शांत कर देते हैं। ये देखकर ब्लैक थंडर टाइगर शॉक में आ जाता है और कहता है, तुम असल में हो क्या? जिस पर शेनान कहते हैं, मुझे बस तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। मैं अभी एक छोटे सेक्ट में हूँ, लेकिन वहाँ हाल ही में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ सबको प्रोटेक्ट करो और अगर कोई परेशानी करे तो उसे डराकर भगा देना। ब्लैक थंडर टाइगर कहता है, मैं इतना छोटा काम नहीं करूँगा। तभी शेनान एक एनर्जी स्फीयर उसके सामने छोड़ देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारी पेमेंट है, अगर अच्छा काम करोगे तो और भी मिलेगा। ये सुनकर ब्लैक थंडर टाइगर कहता है, ठीक है, लेकिन ये बताओ मुझे कितने समय तक काम करना होगा? जिस पर शेनान कहते हैं, 10 साल, 20 साल, जब तक मेरा सेक्ट और डेवलप नहीं हो जाता। ये सुनकर ब्लैक थंडर टाइगर मान जाता है और काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद शेनान उसे रास्ता दिखाते हुए अपने साथ ले जाते हैं। अब इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है और हम शेन आन और उस ब्लैक थंडर टाइगर को माउंटेन वैली में देखते हैं, जहाँ पर भी दोनों एक केव के अंदर पहुंच चुके थे। तभी वह ब्लैक थंडर टाइगर शेनान को देखते हुए कहता है, अगर तुम्हारे सेक्ट के लोगों ने मुझे बिना मतलब परेशान किया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर शेनान कहते हैं, यहाँ पर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा और ना ही तुम किसी को परेशान करोगे। बस मैंने जैसा कहा है तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं कि शेनान सेक्ट में वापस आ चुका था। सीन शिफ्ट होता है और हम लू चान को देखते हैं, जिसका टोकन अचानक से ही ग्लो करने लगता है और उसे पता चलता है कि यह सब वाकई बहुत अजीब है और उसे शेनान की हरकतों के बारे में भी पता चल चुका था, जिसके बारे में पता चलते ही वह तुरंत अपने टोकन को ब्रेक कर देता है और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन फॉलन फीनिक्स सेक्ट के पास पहुँचा देता है। लेकिन इसके बारे में तो शेनान को पहले ही पता चल चुका था और उसने जानबूझकर उसे टोकन के जरिए वहाँ से जाने दिया। वैसे भी मैं तो ऐसा ही चाहता था कि उन लोगों को पता चले। जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा, उतना ही ज्यादा लोगों की बेरहमी से पिटाई होगी और केवल इसी तरीके से खतरों को एक ही बार में पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता था। अब सीन शिफ्ट होकर फॉलन फीनिक्स सेक्ट की एक एल्डर पर जाता है, जिसको शेनान के बारे में पता चल चुका था। तभी वहाँ पर एक और एल्डर आ जाते हैं, जो कि उसे देखते हुए कहते हैं, इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन इसके सेक्टी को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह तो अभी अर्ली स्टेज पर है, लेकिन हम तो सिर्फ इसे एक ही झटके में निपटा सकते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ इन सभी की गलतफहमी होती है। तभी एल्डर कहते हैं, वैसे भी मैंने सुना है कि कांगू सेक्ट ने हमारे लूफंग सेक्ट के स्पिरिचुअल ट्रेजर्स चुराए हैं, इसलिए हमें उन्हें जल्दी खत्म करना होगा। यह सुनकर वहाँ पर जो लेडी होती है वो कहती है, आप बस ऑर्डर दीजिए, मैं कल सुबह ही ग्रैंड एल्डर की टीम को लीड करूंगी। वैसे कांगू सेक्ट में जाने के लिए मुझे 10 डिसाइपल्स की जरूरत है, जो कि वहाँ पर जाकर पहले तो डिसिप्लिन से और फिर अपनी अपनी पावर का यूज करके उन सभी लोगों को वहीं पर खत्म कर देंगे और साथ में जाते हुए लू चान को भी लेकर जाएंगे। अब इसके बाद में हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह सभी डिसाइपल लू चान के साथ में कांगू सेक्ट पहुंच जाते हैं। जहाँ पर पहुंचते ही हम देखते हैं कि जो टिएजू उन सभी लोगों को देखते साथ ही लू चान से कहते हैं कि तुमने हम लोगों को धोखा दिया है। अब हम देखते हैं कि दोनों ही टीम फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी थी, लेकिन तभी कांगू सेक्ट का एल्डर वहाँ पर आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ ना कि स्टूडेंट। यह कहकर वह अपनी जैट सील को निकाल लेते हैं
और फीनिक्स क्लैन के एल्डर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वह एल्डर भी अपनी 9 फीनिक्स टेक्निक का यूज करते हुए उनको वहीं पर ही बुरी तरीके से इंजर कर देता है, जिनके कारण उनके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन वह फिर भी उठते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, और वह अपनी बची हुई स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए फिर से अपनी जैड सील को वहां पर अपीयर कर लेते हैं। लेकिन एक और अटैक के कारण वह सीधा ही दीवार को तोड़ते हुए वहीं पर गिर जाते हैं, जिसके कारण फीनिक्स क्लैन का वह एल्डर कहता है, तुम पहले से ही बहुत ही कमजोर हो, अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम यहीं पर अपनी जान गंवा दोगे। लेकिन तभी हम शेनान को देखते हैं, जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए ब्लैक थंडर टाइगर को कहते हैं कि अगर इन सभी कमीनों को सबक सिखाओ। अब हम देखते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर अचानक से ही चेंज हो चुका। तो फीनिक्स क्लैन का वह एल्डर कहता है, अचानक से यहाँ पर ये सब क्या होने लगा। लेकिन तभी हम ब्लैक थंडर टाइगर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर आते साथ ही इन सभी लोगों को कहता है, मुझे जगाने की हिम्मत किसने की। लेकिन तभी हम फीनिक्स क्लैन के एक डिसाइपल को देखते हैं, जो कि गलती से अपना एक अटैक लिन चिंग पर कर देता है, जिसके कारण उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। यह देखकर तो ब्लैक थंडर टाइगर और भी जोरों से चिल्लाने लगता है, जो देखकर तो फीनिक्स क्लैन का एल्डर कहता है, हमसे गलती हुई है, हमें नहीं पता था कि यह हमारे एंसेस्टर की कल्चरेशन का एरिया है, अगर हमें पता होता तो हम आपको कभी भी परेशान नहीं करते। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लैक थंडर टाइगर यह सुनकर उनसे कहता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ। और यह कहकर वहाँ पर वह अपनी थंडर एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी को वहीं पर ही घायल कर देता है। कई लोग ढेर हो चुके थे, लेकिन उस एल्डर की अभी भी अक्ल ठिकाने नहीं लगती और वह कहता है, मैं तुमसे अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। लेकिन ब्लैक थंडर टाइगर कहता है, तुम सभी लोगों ने मेरी नींद खराब की इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा। वहीं दूसरी तरफ एल्डर ने भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए खुद को शील्ड के अंदर कवर कर लिया था। लेकिन ब्लैक थंडर टाइगर सिर्फ अपने एक ही अटैक से उसे वहीं पर ही चकनाचूर कर देता है, जिसके कारण उससे ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन फिर भी वह कहते हैं, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा, और यह कहकर वह अपनी फायर फीनिक्स को ब्लैक थंडर टाइगर से प्रोटेक्ट करने के लिए भेज देता है। लेकिन ब्लैक थंडर टाइगर बस अपने एक ही मुंह से उसको वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है और जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसके स्वॉर्ड पर अपने क्लॉ को रखते हुए उसके फाउंडेशन को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जो सब देखकर तो वह एल्डर कहता है, इस ओल्ड मैन से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, प्लीज मेरी जान को बख्श दो। जिस पर ब्लैक थंडर टाइगर कहता है, अब इसमें बहुत ही देरी हो चुकी है, और वह उसको बहुत ही बुरी तरीके से इंजूर कर देता है, जिसके कारण वह अधमरा हो चुका था। इसके बाद में ब्लैक थंडर टाइगर वहाँ पर बचे हुए डिसाइपल्स से कहता है, जाओ और लुआंग सेक्ट को बता दो अब से इस जगह से 200 मील तक कोई भी यहाँ पर दखल अंदाजी नहीं करेगा। सभी लोग जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद में लिन चिंग अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखती है, जो कि बिल्कुल ही टूट चुकी। इसके बाद में ब्लैक थंडर टाइगर वहाँ से चला जाता है और बाकी सभी लोग मिलकर अपने मास्टर को अंदर आराम करने के लिए ले जाते हैं। जिसके बाद में झोशियान अपने पास से कुछ एल्केमी नीडल्स निकालता है, जिसे देखकर मास्टर कहते हैं, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मेरी इतनी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में हम जो टेजू को देखते हैं कि वह खुद को लेकर बहुत ही परेशान होता है और कहता है, अगर मैं आज पावरफुल होता तो हमें दिन नहीं देखना पड़ता। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि लिन चिंग की स्वॉर्ड पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इसके बाद में हम शेनान को देखते हैं, जो कि ब्लैक थंडर टाइगर से बोलते हैं, सीनियर सिस्टर लिन चिंग की स्वॉर्ड तुम्हारे थंडर स्ट्राइक के कारण टूट चुकी है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एक नई स्वॉर्ड लाकर उसे दोगे और साथ साथ में इस जगह की भरपाई भी करोगे। हम देखते हैं कि ब्लैक थंडर टाइगर बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने पास रखे हुए कुछ कबाड़ के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड और एक जैट टोकन निकाल कर लाता है और कांगवू सेक्ट के गेट पर आकर उन सभी चीजों को रख देता है और सभी लोगों से कहता है, मेरे कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके लिए मैं भरपाई करने आया हूँ। ये चीजें जो कि मेरे पास यूं ही पड़ी हुई थी, शायद ऐसा हो सकता है कि यह आपके कुछ काम आ जाए। जो सब कुछ देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। इसके बाद में लिन चिंग उस स्वॉर्ड को लेते हुए एल्डर से कहती है, आज से मैं इसका बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करूंगी। जिसके बाद में एल्डर कहते हैं, स्वॉर्ड टूटी है लेकिन कभी भी प्रैक्टिस नहीं टूटनी चाहिए। और वह सभी डिसाइपल्स से कहते हैं कि आज के बाद में माउंटेन वैली के उस ब्लैक थंडर टाइगर के एरिया की तरफ कोई भी नहीं जाएगा। आज से वह एरिया तुम सबके लिए बैन हो चुका है। अब इसके साथ में हम फॉलन फीनिक्स सेक्ट का सीन देखते हैं, जहां पर सभी लोग कांगू सेक्ट को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वहां की जो फीमेल एल्डर होती है वह सभी लोगों से कहती है, आखिरकार उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे एल्डर को मारने की। जिस पर वहाँ पर एक आदमी कहता है कि उन लोगों ने नहीं किया, बल्कि हमारे कारण वहाँ पर एक ब्लैक थंडर टाइगर जाग चुका था, जिसके कारण हमारे लोग वहाँ पर मारे गए। हमें लगता है कि यह सब काम हो सके कांगवू सेक्ट द्वारा किया गया है। उन्हीं लोगों ने उस ब्लैक थंडर टाइगर को बुलाया
ये सुनकर क्वीन कहती है, कोई मुझे बताएगा? जिस सेक्ट में 10 से भी कम सदस्य हैं, जिसका सबसे ताकतवर डिसाइपल मुश्किल से अर्ली गोल्डन कोर रेल्म तक पहुंचा है, वहाँ लेट स्टेज नेसन सोल का एंशिएंट बीस्ट आखिर आया कहाँ से? इसके बाद वह सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहती है, आज से फॉलन फीनिक्स सेक्ट का कोई भी डिसाइपल कांगवू सेक्ट के पीछे वाले पहाड़ के पास नहीं जाएगा। ये सुनकर एक एल्डर पूछता है, सेक्ट मास्टर बैली, क्या हम इस मामले को ऐसे ही छोड़ देंगे? तभी पीछे वाले पहाड़ में मौजूद रहस्यमयी सीनियर लड़ाई को महसूस करते हुए कहते हैं, बहुत समय हो गया। इसके बाद सेक्ट मास्टर गहरी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, कोई मुझे बताएगा? जिस सेक्ट में 10 से भी कम सदस्य हैं, जिसका सबसे ताकतवर डिसाइपल मुश्किल से अर्ली गोल्डन को रियलम तक पहुंचा है, वहाँ लेट स्टेज नेसन सोल का एंशिएंट बीस्ट आखिर आया कहाँ से? इसके बाद वो गंभीर स्वर में आदेश देते हैं, आदेश जारी करो। आज से फॉलन फीनिक्स सेक्ट का कोई भी डिसाइपल कांगू सेक्ट के पीछे वाले पहाड़ के पास नहीं जाएगा। ये सुनकर एक एल्डर पूछता है, सेक्ट मास्टर बैली, क्या हम इस मामले को ऐसे ही छोड़ देंगे? जो सुनकर वो कहती है कि हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। फिर वो आगे कहती है, जैसे ही एंसेस्टर सफलतापूर्वक सिक्लूजन से बाहर आता है, तब लेट स्टेज नेसन सोल रेवन लेपर्ड से निपटना आसान होगा। लेकिन उसी पल वो सीक्रेट हॉल में जांच के लिए चला जाता है। उसे ये जानना जरूरी है कि वो रेवन लेपर्ड आखिर वहाँ क्यों है। कल्चरेशन में बैक माउंटेन पर कांगवू सेक्ट में सिक्लूजन चल रहा है, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तभी वहाँ का एक एल्डर कहता है, आपका अधीनस्थ तुरंत जांच करेगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कांगवू माउंटेन पर कुछ लोग पहुंच चुके थे। जहां पर पहुंचने के बाद उनमें से एक व्यक्ति कहता है, मेन गेट से मत जाओ, सेक्ट लीडर को बस कंफर्मेशन चाहिए, क्या सच में वो लेपर्ड बैक माउंटेन में है? उसके बाद वह अपने कंपास की पावर का यूज करते हुए पता लगाता है कि सच में उस पहाड़ के पीछे वह ब्लैक थंडर टाइगर छिपा हुआ है। जिसके बाद वह कहता है, कांगू सेक्ट को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि शेनान को उन दोनों के बारे में पता चल चुका था। इसके बाद सीन दोबारा से उन्हीं दोनों बंदों पर जाता है, जो कि गलती से ब्लैक थंडर टाइगर की केव में आ जाते हैं, जहां पर आते ही उनका सामना ब्लैक थंडर टाइगर से हो जाता है, जिसके कारण उनकी हवा टाइट हो चुकी थी। इसके बाद हम शेनान को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर से और मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स देने होंगे, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैंने दिया है। दूसरी तरफ हम ब्लैक थंडर टाइगर को देखते हैं, जिसे देखकर लगता है कि उसने अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया था। इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है और हम शेन आन को देखते हैं, जो कि सेक्टी से बाहर निकलते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ बूढ़े ग्रे वुल्फ ने मेरे लिए बहुत सारे स्नैक्स छोड़ दिए हैं, वरना ये कल्टीवेशन टेक्निक्स तो छीननी पड़ती। इसके बाद हमें एक ऑक्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह पहुंच चुका था। तभी वहाँ का होस्ट कहता है, अगली ऑक्शन आइटम लेवल 0 लेट स्टेज मार्शल आर्ट मूनफॉल फिस्ट। इसके साथ मूव्स मास्टर करने से तुम हायर लेवल के एनिमी से भी लड़ सकते हो। स्ट्रेंथ टाइप कल्टिवेटर्स के लिए सूटेबल है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे ही देखते देखते शेन आन वहाँ पर बहुत सारे आइटम्स को खरीद लेता है और उन सभी को खरीद कर ब्लैक थंडर टाइगर के पास में ले जाता है और उससे कहता है, इन सबको कल दोपहर फ्रंट यार्ड के स्टोन टेबल पर ले आओ। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तुम जो बैक माउंटेन में सिक्लूजन में रहने वाले सीनियर मोंक हो, तुमने कांगू सेक्ट के डिसाइपल्स की क्वालिटी देखकर बस अपनी कुछ पुरानी चीजें उन्हें दे दी। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ब्लैक थंडर टाइगर कांगू सेक्ट पहुंच चुका था और वहाँ पर सामान रखते हुए उनसे कहता है, सीनियर, मुझे तुम सब लोग काफी पसंद आए। इन कुछ कल्चरेशन मैनुअल्स को अपने सेक्ट की संपत्ति बढ़ाने के लिए रख लो। और ये मत पूछना कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। और ये बताओ कि वो शेनन नाम का लड़का कहाँ है? मैंने उसे यहाँ क्यों नहीं देखा? जिस पर लिंचिंग कहती है, जूनियर ब्रदर शेन पीछे वाले पहाड़ के फिश पॉन्ड के पास है। ये सुनकर ब्लैक थंडर टाइगर कहता है, वो लड़का भी मुझे काफी पसंद है, उसे भी बाद में एक मैनुअल चुनने देना। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम उनकी इतनी ज्यादा मेहनत को बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंचिंग अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही थी, जिसके बारे में शेनान को भी पता चल जाता है। अगले दिन फिर से वह अपनी प्रैक्टिस करती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद झो श्यान को देखते हैं, जिसकी एल्केमी भी सच में सुधर चुकी थी। और इसके साथ में हम झो टेजू को देखते हैं, जो कि अपनी कल्चरेशन करने में जुटा हुआ था। और शेनान से सही डायरेक्शन मिलने के बाद में वह भी अपनी कल्चरेशन अच्छे से करने लगता है। अगले ही पल जो टीजो ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, जिसे देखकर सभी लोग खुशी से चिल्ला उठते हैं। तभी जाओ शुयान कहता है, आखिरकार अब सीनियर ब्रदर को सिर्फ अपनी आवाज के भरोसे रौब जमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो तेजू अपनी मार्शल स्किल का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म विंड इरोजन। जैसे ही अटैक निकलता है, सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी जोशुयान कहता है, जूनियर ब्रदर शेन द्वारा लाई गई लेवल 0 लेट स्टेज मार्शल आर्ट सच में अलग है। इसकी पावर कम से कम दोगुनी बढ़ गई है। इसी दौरान लिन चिंग भी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का प्रैक्टिस कर रही होती है।
तभी कोई एक्साइटेड होकर कहता है, जूनियर ब्रदर शेन, मैंने पहला मूव फ्रॉस्टफॉल पूरी तरह मास्टर कर लिया है। जिस पर शेनान कहते हैं, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद सभी लोग लिंचिंग को कंग्रेट्स देने लगते हैं। कंग्रेचुलेशन सीनियर सिस्टर। लेकिन तभी लिंचिंग की नजर अपनी स्वॉर्ड पर पड़ती है। वो कहती है कि तलवार बहुत पुरानी हो चुकी है, मुझे डर है कि ये टूटी हुई आयरन स्वॉर्ड ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, ज्यादा से ज्यादा ये महीना निकल जाएगा। उसके बाद अगर किसी ताकतवर मूव का इस्तेमाल किया गया तो ये तलवार तुरंत टूट जाएगी और इसका बैकलैश उसके मेरिडियंस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे इसके लिए कोई रेमेडी सोचना होगा। इसके बाद शेनन मन ही मन कहते हैं, लगता है पीछे वाली गुफा में रहने वाले उस बदकिस्मत ब्लैक लेपर्ड को फिर से काम करना पड़ेगा। किसी एंशियंट रूइंस में जाकर चुपचाप एक अच्छी लॉन्ग स्वॉर्ड निकालनी होगी और फिर उसे गिफ्ट के रूप में देना होगा। इसके बाद वो लिंचिंग की तरफ देखते हुए मन ही मन कहते हैं, सीनियर सिस्टर, अभी कुछ समय इस टूटी हुई तलवार से काम चला लीजिए, जल्द ही इसे एक नई तलवार से बदल दिया जाएगा। अभी 1 महीना बाकी है, लगता है ली वेनाबाओ को भी थोड़ा समय चाहिए। इसी दौरान शेनन को अचानक एक अजीब सा एहसास होता है और वो मन ही मन कहते हैं, लगता है एक और बेवजह की मुसीबत आने वाली है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और इसी बीच झो टिएजू आखिरकार ची रिफाइनिंग लेवल 9 में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। ब्रेक थ्रू करने के बाद वो सबसे पहला काम करते हैं, कांगवू सेक्ट के टूटे हुए गेट को ठीक करना। वहीं सेक्ट लीडर चेन की चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन कम से कम अब उनकी हालत पहले से काफी बेहतर। दूसरी तरफ लिन चिंग की ट्विन मून स्वॉर्ड्समैनशिप में प्रोग्रेस धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अब वो सिर्फ टेक्निक नहीं सीख रही थी, बल्कि हर स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ अपने स्वॉर्ड पाथ को भी निखार रही थी। उधर झाओ शुयान लगभग हर रात एल्केमी फर्नेस के पास ही जागते रहते थे और उनके द्वारा बनाई गई साधारण पिल्स ही इस जर्जर सेक्ट की नई ताकत बन चुकी थी। वहीं शेनन की बात करें तो वो अब भी रोज की तरह मछली पकड़ने जाते थे, क्योंकि उनके अनुसार जो लोग सबसे ज्यादा खाली दिखाई देते हैं उन पर सबसे कम शक किया जाता है। धीरे धीरे कांगवू सेक्ट फिर से जीवित होने लगा। हालांकि अभी भी सेक्ट को काफी मरम्मत की जरूरत थी। कोई गेट ठीक कर रहा था, कोई अपनी छोटों से उबर रहा था, कोई स्वॉर्ड्समैनशिप का अभ्यास कर रहा था और कोई एलिक्सर्स रिफाइन कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद पूरा सेक्ट पहले से कहीं ज्यादा जीवंत लगने लगा। तभी सेक्ट लीडर चेन अचानक कहते हैं, शेनन तुम यहीं रुको। बाकी सभी लोगों के चले जाने के बाद वो शेनन की तरफ देखते हैं और सीरियस होकर पूछते हैं, शेन एन, उस लेट स्टेज नेसिन सोल लेपर्ड के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? आखिर वो हमारी कांगू सेक्ट की इतनी मदद क्यों कर रहा है? जिस पर शेन एन कहते कि है, शायद उसे हमारा सेक्ट पसंद आ गया हो। ये सुनकर सेक्ट लीडर हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं 1000 साल से भी ज्यादा जी चुका हूँ और मैं कभी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता कि कोई सिर्फ पसंद आने की वजह से किसी की मदद करे। इसके बाद वो शेन एन की आंखों में देखते हुए कहते हैं, शेन एन, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? मैं ये नहीं पूछूंगा और ना ही कभी इसकी जांच करूंगा। फिर वो गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, कल्चरेशन वर्ल्ड में सबसे बड़ी गलतियों में से एक जरूरत से ज्यादा सवाल पूछना। जिन बातों को नहीं जानना चाहिए उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए और जिन लोगों से दूर रहना चाहिए उनकी जड़ों को कभी नहीं खोदना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुका हूँ। इसके बाद वो खिड़की के पास खड़े शेनन की तरफ देखते और कहते हैं, आज मैं तुमसे सिर्फ एक विनती करना चाहता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या फिर कांगू सेक्ट में किस वजह से आए हो, मैं इसकी कभी जांच नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात की गुजारिश करता हूँ, कृपया टीजू, शुयान और चिंगहेर को कभी नुकसान मत पहुंचाना। वो बहुत मासूम है और मैं उन्हें दोबारा किसी के हाथों इस्तेमाल होते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर शेनन तुरंत कहते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जिस पर सेक्ट लीडर संतुष्ट हो जाते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, अब इस बूढ़े आदमी के साथ खड़े खड़े भूखे मत मरो, अपने कमरे में जाओ और आराम से सो जाओ। अब इसके बाद शेनन वहाँ से चला जाता और मास्टर की बातों को दोहराते हुए कहता है कि चाहे शेनन किसी भी वजह से कांगवू सेक्ट में आया हो, वो कभी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फॉलन फीनिक्स सेक्ट का मामला अलग था, इसलिए उससे पहले उसे कांगवू सेक्ट को इतना मजबूत बनाना था कि वो खुद अपनी रक्षा कर सके और उसे उंगली तक उठाने की जरूरत न पड़े। इसके बाद में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने प्रैक्टिस में जुड़े हुए थे और ऐसा करते करते शाम हो चुकी थी, जिसके बाद हम शेनन को देखते हैं। इसी दौरान लिन चिंग आकर कहती है कि जूनियर ब्रदर शेन, सेक्ट लीडर आपको मेन हॉल में बुला रहे हैं। वो पूरी दोपहर वेयर हाउस में कुछ ढूंढते रहे हैं। इसके बाद शेनन मेन हॉल पहुंचते हैं। तभी सेक्ट लीडर एक स्वॉर्ड निकालते हैं और कहते हैं, इस स्वॉर्ड का नाम फ्रॉस्टमार्क है। की आयरन स्वॉर्ड अब टूटने वाली है और ये स्वॉर्ड ट्विन मून स्वॉर्ड टेक्निक के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसके बाद वो एक पुरानी कल्टीवेशन मैनुअल निकालते हैं और कहते हैं, ये कांगवू हार्ट सूत्र का कंप्लीट वर्जन है। इसमें ची रिफाइनिंग से लेकर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक की पूरी कल्टीवेशन मेथड दर्ज है। ये देखकर शेनन भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और खाया है कि एक अर्ली गोल्डन कोर सेक्ट के पास स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन तक की कंप्लीट टेक्निक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चीजें इन्हें देनी चाहिए या नहीं। तभी सेक्ट लीडर सीरियस होकर कहते हैं,
अगर पीछे वाले पहाड़ में वो लेपर्ड मौजूद न होता और ये नेसेंट सोल स्क्रिप्चर बाहर फैल जाती तो पूरा ट्यानलन प्रेफेक्टर अशांत हो जाता। इसके बाद वो गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, लेकिन अगर फॉलन फीनिक्स सेक्ट ने पहले ही हम पर नजर डाल ली है तो चाहे ये चीजें हो या न हो वो फिर भी आएंगे। फिर वो सारी चीजें शैनन को देते हुए कहते हैं, मेरी तरफ से ये सब उन्हें दे देना। वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, अगर तुम दोगे तो शायद कोई सवाल नहीं पूछेंगे। इसके बाद में हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो शुयान फ्रॉस्टमार्क स्वॉर्ड को लिन चिंग की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं, सीनियर सिस्टर, ये स्वॉर्ड आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। फिर आगे कहते हैं, इसे हमेशा अपने साथ रखिए, इसे स्टोरेज बैग में मत रखिएगा। इसके बाद वो बाकी सामान भी सबको बांट देते हैं। तभी लिन चिंग की आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिसे देखकर झो टिएजू पूछते हैं, सीनियर सिस्टर आप रो क्यों रही हैं? जिस पर लिन चिंग धीरे से कहती है, सेक्ट लीडर ने अपने सबसे कीमती ट्रेजर्स तक निकाल दी। मैंने इतनी मेहनत से कल्चरेशन की, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रही। इसके बाद वो जल्दी से अपनी आंखें पोंछती है और कहती है, नहीं, बस आंख में धूल चली गई थी। और ये खाकर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर वो शेनन की तरफ देखकर मुस्कुराती और कहती है, शेनन धन्यवाद। समय तेजी से बीतता जाता है और देखते ही देखते आधा महीना गुजर जाता है। इस दौरान झो टिएजू अर्थ कोलैब टेक्निक में महारत हासिल कर लेते हैं। वहीं जो शुयान भी सफलतापूर्वक ची नॉरिशिंग पिल बना लेते हैं और दूसरी तरफ लिन चिंग तथा फ्रॉस्टमार्क स्वॉर्ड के बीच तालमेल दिन ब दिन बेहतर होता जाता है। इसी दौरान एक दिन कांगू सेक्ट में एक बूढ़ा आदमी पहुंचता है। वो सम्मान पूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैं लियू युआन शान हूँ, तियानल प्रेफेक्चर का एक रूप कल्टिवेटर। इसके बाद वो अपने पास खड़ी छोटी लड़की की तरफ इशारा करता और कहता है, ये मेरी पोती लियू शियाओ वान है। फिर वो कहता है, अपनी जवानी में मैंने एक शक्तिशाली दुश्मन को नाराज कर दिया। अब मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि शियाओ वान किसी सुरक्षित जगह पर रह सके और शांति से बड़ी हो सके। ये कहते हुए वो सेक्ट लीडर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है। तभी छोटी लियू शियाओ वान जल्दी से आगे आती है और मासूमियत से कहती है, ग्रैंडपा, सेक्ट लीडर, मैं खाना बना सकती हूँ और कपड़े भी धो सकती हूँ, मैं मुफ्त में खाना नहीं खाऊंगी। और इसी तरह शियाओ वान कांगवू सेक्ट की छठी डिसाइपल बन जाती है। कुछ समय बाद शियाओ वान अपने दादा की तरफ देखते हुए पूछती है, ग्रैंडपा, आपकी मेरिडियंस वाली पुरानी चोट अब कैसी है? जिस पर लियू युआन शान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब वो कोई बड़ी समस्या नहीं रही। तभी शेनन उनकी हालत देखकर मन ही मन सोचते हैं, पुरानी फायर पॉइजन इंजरी और ऊपर से मेरिडियंस भी सील हो चुकी है, अपनी पूरी ताकत में भी ये मुश्किल एस्टैब्लिशमेंट रियलम की शक्ति ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगले सीन में हम एल्केमी स्टूडियो का सीन देखते हैं। इसके बाद झो शुयान एक बॉटल निकालते हुए कहते हैं, ओल्ड को डेट हुए खाते हैं कि इससे 7 दिनों तक लगातार इस्तेमाल कीजिए और बाहर से लगाते रहिए जब तक ये पूरी तरह एब्जॉर्ब न हो जाए। आपकी चोट कम से कम 70% तक ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, अगले 6 महीनों तक किसी से लड़ाई नहीं करनी है। ये सुनकर लियू युआन शान पूछते हैं, सीनियर ब्रदर झाओ, इसके कितने स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे? जिस पर झाओ शुयान तुरंत कहते हैं, स्पिरिट स्टोन्स की कोई जरूरत नहीं है, ये मेडिसिनल हर्ब्स पीछे वाले पहाड़ से इकट्ठी की गई हैं और एलिक्सर्स भी मैंने खुद बनाई है। फिर वो कहते हैं, अगर आपने पैसे देने की बात की तो बाद में मेरा फर्नेस भी शर्म से फट जाएगा। उधर बाकी डिसाइपल्स शाओ वैन के रहने की व्यवस्था करने लगते हैं। कोई उसके कमरे की खिड़की ठीक कर रहा था तो कोई बिस्तर तैयार कर रहा था। ये सब देखकर शाओ वैन को देखते हैं, जो कि लिन चिंग से पूछती है, सीनियर सिस्टर्स और सीनियर ब्रदर्स, क्या सभी सीनियर लोग इतने अच्छे होते हैं? जिस पर लिन चिंग मुस्कुराते हुए कहती है, एल्डेस्ट ब्रदर बहुत शोर मचाते हैं, सीनियर ब्रदर झाओ बहुत ज्यादा बोरिंग है और जूनियर ब्रदर शेन तो बहुत आलसी है। इनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसके बाद श्याओ वैन एक्साइटेड से पूछती है, तो फिर आप कैसी हैं? जिस पर लिन चिंग हंसते हुए कहती है, ये तो तुम्हें बाद में खुद पता चल जाएगा। फिर वो प्यार से कहती है, चलो अब खाना खाओ। समय बीतता जाता है और अगले महीने त्यानियुन काउंटी में होने वाली बड़ी सेक्ट एक्सचेंज मीटिंग का समय आ जाता है। तभी सेक्ट लीडर सभी डिसाइपल्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगले महीने त्यानियुन काउंटी में एक बड़े स्तर की सेक्ट एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है। इसका आयोजन त्यानलन ऑनेक्शन हाउस द्वारा किया जाएगा। इसमें दर्जनों बड़े और छोटे सेक्ट्स हिस्सा लेंगे। वहाँ गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स भी आम बात है और इस बार कांगवू सेक्ट को भी इन्विटेशन मिला है। इसके बाद वो कहते हैं, मैं टाइजू, शुयान, चिंगहर और शन आन को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर जो तेजू घबराकर कहता है, सेक्ट लीडर, इतने बड़े आयोजन में जाना क्या मुसीबत मोल लेने जैसा नहीं होगा? जिस पर सेक्ट लीडर मुस्कुराते हुए कहते हैं, भले ही वहाँ मुश्किलें हों, फिर भी हमें जाना होगा। दुनिया देखने के बाद ही इंसान समझ पाता है कि उसमें क्या कमी है। तभी झो टिएजू पूछता है, लेकिन हमारा सेक्ट इतना छोटा है, त्यानल ऑनेक्शन हाउस ने हमें खास तौर पर क्यों बुलाया? ये सुनकर सेक्ट लीडर कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, करीब 20 साल पहले मैं तियानयुन काउंटी में स्पिरिचुअल मटेरियल्स बेचने गया था। वहाँ मेरी उनसे सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, कौन जानता था कि एक मुलाकात का असर 20 साल बाद तक रहेगा। दूसरी तरफ शेन अन मन ही मन सोचते हैं,
त्यानल और एक्शन हाउस का इंफॉर्मेशन नेटवर्क सच में बहुत डरावना है। शायद उन्होंने सिर्फ एक व्यापारी की तरह फायदे और नुकसान का हिसाब लगाया है। फिर वो मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है पीछे वाले पहाड़ में रहने वाले उस सीनियर को पहले से खबर कर देनी चाहिए। आखिर वो एक ऐसा सुप्रीम नेसेंस सोल डीमन है जो चाहे तो किसी भी सेक्ट को पल भर में मिटा सकता है। अच्छे संबंध बनाए रखना हमेशा फायदेमंद होता है। इसके बाद अगले सीन में हमें लिन चिंग और शेन आन को देखते हैं। इसी बीच लिन चिंग शेन आन की तरफ देखती है, और हमारे लिए रहने की जगह ढूंढ लो। ज्यादा अच्छी होने की जरूरत नहीं है, बस साफ सुथरी हो और ज्यादा महंगी भी ना हो। आखिर सेक्ट के खाते में इतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स नहीं है। जिस पर शेन आन कहता है, ठीक है, मैं कल ही निकल जाऊंगा। इसके बाद सेक्ट लीडर कुछ स्पिरिट स्टोन्स निकाल कर कहते हैं, ये सेक्ट के खाते में बची हुई रकम है, ज्यादा नहीं है, बस 300 से थोड़े ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ। जिस पर शेनान कहता है, मेरे पास अपने पैसे हैं। लेकिन सेक्ट लीडर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे पता है, लेकिन इस बार तुम सेक्टी की तरफ से जा रहे हो, हम सेक्ट को पूरी तरह खाली नहीं दिखा सकते। उधर शेनान मैनेजर चेन को जवाब भिजवा देते हैं, मैनेजर चेन, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन चांगू सेक्ट में काफी लोग हैं, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है, हम अपने रहने की व्यवस्था खुद कर लेंगे। अगले दिन सभी लोग तियान्युन काउंटी जाने की तैयारी करने लगते हैं, और इस बार ये कोई छिपा हुआ सफर नहीं था, बल्कि वो खुलेआम और सम्मान के साथ वहाँ जाने वाले थे। शेनान मन ही मन सोचते हैं, इतने सालों की जिंदगी में मैंने कभी किसी के लिए रहने की जगह तक नहीं ढूंढी। इस बार तियान्युन काउंटी की यात्रा खुलेआम और सम्मान के साथ की जाने वाली थी, और शेनान के लिए ये अपने आप में एक काफी नया अनुभव था। आखिर इतने सालों की जिंदगी में उन्होंने कभी किसी के लिए रहने की जगह तक नहीं ढूंढी थी। दूसरी तरफ सेक्ट लीडर चेन की शर्तें बिल्कुल साफ थी, जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, कीमत भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और रहने लायक आरामदायक होनी चाहिए। उनके लिए सबसे जरूरी चीज थी साफ सफाई, लेकिन साथ ही खर्च भी कम होना चाहिए था। इसी वजह से शेनान ईस्ट स्ट्रीट की कई इन्स देखने निकल पड़ते हैं। उन्होंने कुल 3 इन्स देखी। पहली इन काफी पुरानी थी, दूसरी इन जरूरत से ज्यादा महंगी थी, जबकि तीसरी इन साफ सुथरी तो थी, लेकिन सेक्ट एक्सचेंज मीटिंग के वेन्यू से काफी दूर। इसके बाद शेनान एक और इन में पहुंचते हैं। तभी शॉपकीपर मुस्कुराते हुए कहते हैं, गेस्ट पहले कमरा देख लीजिए। कमरा देखने के बाद शेनान पूछते हैं, एक दिन का किराया कितना है? जिस पर शॉपकीपर जवाब देता है, एक कमरे का किराया रोज 2 स्पिरिट स्टोन्स है, इसमें नाश्ता भी शामिल है, और अगर 3 दिन या उससे ज्यादा रुकेंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके बाद शेनान हिसाब लगाकर पूछते हैं, अगर 4 कमरे 3 दिनों के लिए बुक करूं तो क्या कुछ सस्ता हो सकता है? ये सुनकर शॉपकीपर कहता है, कुल 16 स्पिरिट स्टोन्स लगेंगे, इससे कम नहीं हो सकता। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, सर क्यों ना पहले 1 दिन रुक कर देख। जिस पर शेनान कहते हैं, परसों दोपहर यहाँ कुल 5 लोग आएंगे, मुझे दक्षिण दिशा की तरफ वाले 4 कमरे चाहिए, और उनमें से 2 कमरे एक दूसरे के बिल्कुल पास होने चाहिए। ये सुनकर शॉपकीपर तुरंत चाबियां निकाल देता है और कहता है, सर ये रही चाबियां, इन्हें संभाल कर रखिएगा। इसके बाद शेनान पूछते हैं, यहाँ से सेक्ट एक्सचेंज मीटिंग का वेन्यू कितनी दूर है? जिस पर शॉपकीपर जवाब देता है, इस गली से बाहर निकलकर पूर्व दिशा में चलिए, 2 सड़कें पार करने के बाद आपको एक बड़ा सफेद कोर्टयार्ड दिखाई देगा, वही वेन्यू है। ये सुनकर शेनान दूरी का अंदाजा लगाते हैं और मन ही मन कहते हैं, लगभग 1 इंसेंस स्टिक जलने जितना समय लगेगा, न ज्यादा दूर और न ज्यादा पास, ये जगह बिल्कुल सही है। इसके बाद शेनान आसपास का इलाका देखने निकल पड़ते, तभी उनकी नजर एक बड़ी इमारत पर पड़ती है, और वो कहते हैं, ये स्काई ब्लू क्लब हाउस है। फिर वो मन ही मन सोचते हैं, सेक्ट लीडर चेन सही कहते हैं, जब बाहर यात्रा कर रहे हो तो जितना कम ध्यान आकर्षित करो उतना बेहतर है, बेकार की मुसीबतों से दूर रहना चाहिए। लेकिन शेनान इतने सालों का अनुभव रखने वाले इंसान थे, इसलिए वो एक और सिद्धांत पर विश्वास करते थे, मुसीबत न ढूंढने का मतलब ये नहीं कि तैयारी भी न की जाए। इसी वजह से वो आसपास का पूरा माहौल ध्यान से देखने लगते और मन ही मन कहते हैं, अगर अचानक कुछ हो जाए तो कम से कम मुझे ये तो पता होना चाहिए किस दिशा में जाना है। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ सोचते हैं, हालांकि मुझे खुद भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरे सीनियर ब्रदर्स और सीनियर सिस्टर्स को जरूर पड़ सकती है। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए कांगवू सेक्ट वापस आ जाता है। तभी जो टिएजू शेनान को वापस आते हुए देखकर खुशी से कहती है, जूनियर ब्रदर शेन, आप वापस आ गए, क्या रहने की जगह मिल गई? जिस पर शेनान सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ मिल गई, उसका नाम लाइफिन है, वो तियान्युन काउंटी की ईस्ट स्ट्रीट पर है, और सेक्ट एक्सचेंज मीटिंग के वेन्यू से भी ज्यादा दूर नहीं है। पैदल चलकर वहां पहुंचने में लगभग 1 इंसेंस स्टिक जलने जितना समय लगेगा। ये सुनकर लिन चिंग पूछती है, उसका किराया कितना पड़ा? जिस पर शेनान जवाब देते हैं, कुल 16 स्पिरिट स्टोन, 4 कमरे 3 दिनों के लिए। फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर द्वारा दिए गए स्पिरिट स्टोन्स में से एक भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सेक्ट मास्टर पूछता है, कैसे? जिस पर शेनान कहते हैं, मैंने बाकी पैसे खुद दे दिए हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम उसी छोटी लड़की को देखते हैं, जो कि शेनान से पूछती है, सीनियर ब्रदर शेन, क्या आप लोग कल तियान्युन काउंटी जा रहे हैं? जिस पर शेनान कहते हैं, हम और शायद 3 से 5 दिनों बाद वापस लौटेंगे। ये सुनकर श्याओ वैन तुरंत कहती है,
तब तक मैं आपके लिए फिश पॉन्ड की देखभाल करूंगी। लेकिन शेनान मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिश पॉन्ड की चिंता मत करो, मछलियाँ खुद तैरना जानती हैं। तभी श्याओ वैन फिर कहती है, तो फिर मैं आपके लिए मछलियों को खाना खिला दूंगी। जिस पर शेनान कहते हैं, दिन में सिर्फ 1 बार और जरूरत से ज्यादा मत खिलाना। इसके बाद सभी लोग तियान्युन काउंटी के लिए रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान मौसम भी काफी अच्छा था और ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद वो तियान्युन काउंटी पहुंच जाते हैं। तभी एंट्रेंस पर मौजूद व्यक्ति ऊंची आवाज में कहता है, कांगवू सेक्ट के 5 सदस्यों को प्रवेश की अनुमति है। इसके बाद सभी लोग एक्सचेंज मीटिंग के वेन्यू के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं, चारों तरफ अलग अलग सेक्स के कल्टिवेटर्स दिखाई देने लगते हैं। तभी जो तेजू इधर उधर देखते हुए उत्साहित होकर कहते हैं, यहाँ तो काफी भीड़ है। फिर वो अचानक किसी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो लाल कपड़े वाला कौन है? तभी जाओ शुयन कहते हैं, मैं उसकी कल्टीवेशन नहीं देख पा रहा हूँ। फिर वो दूसरे व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहते हैं, और वो पंखा पकड़े हुए आदमी गोल्डन को रियलम में है। इसके बाद वो एक महिला की तरफ देखते हैं, लेकिन तभी लिंचिंग परेशान होकर कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? जिस पर झोटेजू तुरंत जवाब देते हैं, मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। ये सुनकर लिंचिंग आंखें घुमाते हुए कहती है, जानकारी नहीं, गपशप इकट्ठा कर रहे हो? इसी दौरान शेनन की नजर अचानक दूर खड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है और अगले ही पल उनके चेहरे का एक्सप्रेशंस बदल जाता है। वो मन ही मन कहते हैं, ये बूढ़ा कौन है? क्या ये किसी सेक्ट का एंसेस्टर हो सकता है? फिर वो उसकी ऑरा को महसूस करते हैं और तुरंत शॉक्ड हो जाते हैं। पीक नासिन सोल रेल, ये ऑरा बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने पहले फॉलन फिनिक्स सेक्ट के बैक माउंटेन में महसूस की। इसके बाद शेनन सीरियस हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, ये तो फॉलन फिनिक्स सेक्ट का एंसेस्टर होना चाहिए। लेकिन फेंग जियोतियान तो सिर्फ नेसिन सोल कल्टीवेटर बताया गया था, फिर इसकी ऑरा इतनी शक्तिशाली क्यों है? तभी शेनन मन ही मन सोचते हैं, फेंग जियोतियान की ऑरा कुछ अस्थिर लग रही है, जैसे वो जबरदस्ती अपनी सिक्लूजन छोड़कर बाहर आया हो। वो अभी पूरी तरह नेसिन सोल रियलम तक नहीं पहुंचा है, लेकिन लगता है कि उसके पास इंतजार करने का समय नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सेक्ट लीडर चेन भी समझ चुके थे कि फॉलन फीनिक्स सेक्ट का एंसेस्टर यहाँ पहुंच चुका है। तभी लिंचिंग धीरे से पूछती है, सीनियर सिस्टर कुछ कहना चाहती है? इसके बाद वो चारों तरफ देखते हुए कहती है, आज इस एक्सचेंज मीटिंग में कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कोई हमें लगातार देख रहा है? जिस पर शेनान कहता है, शायद मैं सीनियर सिस्टर के साथ नहीं हूँ, इसीलिए कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रहा हूँ। जो सुनकर वो अपने रूम में चली जाती है। उधर शेनन पीक नेसिन सोल कल्टीवेटर की छिपी हुई ऑरा को महसूस करते हुए मन ही मन कहते हैं, उसने अपनी ऑरा को बहुत अच्छी तरह छिपाया हुआ है। क्या फेंग जियोतियान आखिरकार अपना पेशेंस खोने वाला है? इसके बाद एक्सचेंज मीटिंग का फर्स्ट दिन खत्म हो जाता है और घोषणा मीटिंग अगले दिन भी जारी रहेगी। वहीं शेनन सोचते हैं, हम लोग परसों कांगवू सेक्ट वापस लौट जाएंगे। फॉलन फीनिक्स सेक्ट तियान्युन प्रेफेक्चर के अंदर कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन कांगवू सेक्ट लौटते समय रास्ते में क्या होगा? कुछ देर सोचने के बाद वो कहते हैं, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। इसी दौरान झो टिएजू इधर उधर देखते हुए कहते हैं, अजीब बात है, मुझे यहाँ हमारे कांगवू सेक्ट का फ्लैग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जिस पर झाओ शुयान तुरंत कहते हैं, फ्लैग खाकर पेट तो नहीं भरने वाला? इसके बाद वो सीरियस होकर कहते हैं, वैसे आज फॉलन फीनिक्स सेक्ट के लोग भी आए थे, मैंने फेंग चिंग्याओ को देखा था, साथ में कई एल्डर्स भी मौजूद थे और एक बूढ़ा आदमी भी था जिसने ग्रे टॉयस्ट रॉब पहन रखी थी। फिर वो थोड़ा रुक कर कहते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। तभी सेक्ट लीडर चेन सीरियस होकर कहते हैं, उस पर्सन से दूर रहना। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद हमें एक फाइट देखने को मिलती है जहाँ पर शेनान एक सेक्ट के बंदे से फाइट कर रहा होता है और उसकी स्पीड और पावर काफी अच्छी होने के कारण वो वहाँ पर जीत जाता है। जो देखकर झोटिएजू कहते हैं, गोल्डन कोर रियलम कितना शानदार लगता है, पता नहीं मैं वहाँ कब पहुंचूंगा। जिस पर झो शुआन कहते हैं, तुम अभी जी रिफाइनिंग रियलम के 8th स्तर पर हो। सामान्य परिस्थितियों में गोल्डन कोर रियलम तक पहुंचने में कई दशक लग जाते हैं। इसी दौरान फॉलन फीनिक्स सेक्ट का एक डिसाइपल वहां पहुंचता है और सेक्ट लीडर चेन से कहता है, सेक्ट मास्टर चेन, हमारे एंसेस्टर ने कहा है कि वो कांगवू सेक्ट के सेक्ट लीडर चेन की ख्याति के बारे में बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। वो आपसे कुछ देर बातचीत करना चाहते हैं। ये सुनकर सेक्ट लीडर चेन कहते हैं, मैं पहले कभी तुम्हारे एंसेस्टर से नहीं मिला, हमारे बीच बात करने जैसा कुछ खास नहीं है। जिस पर वो डिसाइपल कहता है, हमारे एंसेस्टर ने कहा है कि अगर सेक्ट लीडर चेन के लिए वहां आना असुविधाजनक हो तो वो खुद यहाँ आ सकते हैं। ये सुनकर सेक्ट लीडर चेन कुछ क्षण सोचते हैं और फिर कहते हैं, अगर ऐसा है तो उन्हें यहीं आने दो। इसके बाद सेक्ट लीडर चेन और बाकी सभी लोग वहीं बैठकर फेंग जियोतियान के आने का इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही वो मास्टर अंदर आता है,
सभी लोग अपने अपने वेपन को लेकर अटैक के लिए रेडी थे। तभी फेंग जियोतियान हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, मैं काफी समय से मास्टर चेन के नाम के बारे में सुनता आ रहा हूँ। जिस पर सेक्ट लीडर चेन भी जवाब देते हैं, और मैं भी एल्डर फेंग की ख्याति के बारे में काफी समय से सुनता आ रहा हूँ। इसके बाद फेंग जियोतियान कांगवू सेक्ट के डिसाइपल्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर चेन के डिसाइपल्स काफी प्रतिभाशाली लगते हैं। ये सुनकर सेक्ट लीडर चेन हंसते हुए कहते हैं, एंसर, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। फिर वो आगे कहते हैं, वैसे लूफेंग सेक्ट के डिसाइपल्स भी किसी से कम नहीं है। इसके बाद फेंग जियोतियान अचानक पूछते हैं, वैसे सेक्ट लीडर चेन, बैक माउंटेन में जो लेपर्ड है उसकी देखभाल कैसी चल रही है? ये सुनते ही सेक्ट लीडर चेन के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है, लेकिन वो तुरंत संभलते हुए कहते हैं, ओल्ड एंसेस्टर फेंग मजाक कर रहे हैं। कांगवू सेक्ट तो इतना गरीब है कि अपना गुजारा मुश्किल से कर पाता है, ऐसे में हम लेपर्ड कहाँ से पालेंगे? ये सुनकर फेंग जियोतियान सिर्फ ठंडी सी हंसी हंसते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सेक्ट लीडर चेन का चेहरा सीरियस हो जाता है और वो तुरंत कहते हैं, सब लोग अपना सामान तैयार कर लो, हम कल सुबह होते ही कांगवू सेक्ट वापस लौटेंगे। इसके बाद सभी लोगों को जाते हुए दिखाया जाता है। तभी शेनन कहते हैं, फेंग जियोतियान आज यहाँ पुरानी बातें करने नहीं आया था, उसकी हर बात बहुत कुछ साफ कर चुकी है। वो यहाँ चाय पीने नहीं आया था, वो हमारी असली ताकत जानने आया था। फिर वो आगे कहते हैं, उसे ये जानना है कि आखिर कांगू सेक्ट को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिल रहा है जो फॉलन फीनिक्स सेक्ट को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। इसके बाद शेनन मन ही मन विश्लेषण करते हुए कहते हैं, उसने एक अर्ली गोल्डन कोर रियलम सेक्ट लीडर देखा, कुछ ची रिफाइनिंग रियलम और अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम के डिसाइपल्स देख, और बस यही कांगू सेक्ट की पूरी ताकत है। जहाँ तक रेवन लेपर्ड की बात है, स्पष्ट है कि वो उसे भी कांगू सेक्ट की कॉम्बैट स्ट्रेंथ का हिस्सा मान चुका है। फिर शेनन कहते हैं, जब कोई व्यक्ति नर्वस होता है तो वो अनजाने में बार बार पानी पीता है। आज सेक्ट लीडर चेन भी बार बार पानी पी रहे थे, लेकिन वो डर की वजह से नर्वस नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक्टिंग कर रहे थे। वो एक साधारण अर्ली गोल्डन कोर रियलम सेक्ट लीडर का किरदार निभा रहे थे और बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा उन्हें करना चाहिए था। इसके बाद शेनन लिंचिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, सीनियर सिस्टर, कल हम वापस जा रहे हैं, उसके बाद कुछ समय तक कम ही बाहर निकलना, अगली सुबह अभी अंधेरा ही था। तभी सेक्ट लीडर चेन सभी को जगाते हुए कहते हैं, चलो हमें सूर्योदय से पहले निकलना होगा। इसके बाद सभी लोग कांगू सेक्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही वो सेक्ट के पास पहुंचते हैं, शाओ वन खुशी से दौड़ते हुए आती है और कहती है, ग्रैंडपा, हेडमास्टर, सीनियर ब्रदर्स और सीनियर सिस्टर्स, आप सब वापस आ गए। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे सेक्ट में वापस आए हुए 1 महीना हो चुका है। इसके बाद सीन सेक्ट लीडर चेन की तरफ शिफ्ट होता है, जो पिछले कुछ दिनों से सेक्ट की डिफेंसिव फॉर्मेशन को और मजबूत बनाने में लगे हुए थे। तभी झोटी एजू सेक्ट लीडर चेन द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन को देखते हुए पूछता है, सेक्ट लीडर, ये फॉर्मेशन तैयार हो चुकी है, ये किस लेवल की कल्टीवेशन तक के लोगों को रोक सकती है? जिस पर सेक्ट लीडर चेन जवाब देते हैं, लेट गोल्डन कोर स्टेज से नीचे का कोई भी कल्टीवेटर इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी शेनन कहते हैं, लेट गोल्डन कोर स्टेज, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये फॉर्मेशन फॉलन फीनिक्स सेक्ट के ग्रैंड एल्डर से भी ज्यादा ताकतवर है? जिस पर सेक्ट लीडर चेन कहते हैं, मैंने कहा था कि लेट गोल्डन कोर स्टेज से नीचे के कल्टीवेटर्स अंदर नहीं आ सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि लेट गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर्स को ये फॉर्मेशन नहीं रोक पाएगी। इसके बाद सेक्ट मास्टर कहते हैं, फॉलन फीनिक्स सेक्ट का एंसेस्टर फेंग जियोतियान पीक नेसेंट सोल स्टेज में है। सेक्ट लीडर ने ये फॉर्मेशन फेंग जियोतियान को रोकने के लिए नहीं बनाई, बल्कि बाकी लोगों को रोकने के लिए बनाई है, ताकि अगर कुछ हो जाए तो सेक्ट के लोगों को भागने के लिए थोड़ा समय मिल सके। इसके बाद 2 और दिन बीत जाते हैं। तभी झो शुयान को एल्केमी रूम में कुछ अजीब दिखाई देता है। वो देखते हैं कि तियानयुन काउंटी से लाकर रखी गई स्पिरिचुअल हर्ब्स अचानक मुरझा चुकी है। जो स्पिरिचुअल हर्ब्स उन्होंने शेल्फ पर रखी थी, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी मानो किसी चीज ने पूरी तरह सोख ली थी, और जैसे ही वो उन्हें छूते हैं, वो तुरंत पाउडर बनकर बिखर जाती है। ये देखकर झाओ शुयान चौंक जाते हैं और तुरंत कहते हैं, आज रात से सभी खिड़कियां अच्छी तरह बंद रखना। तभी मास्टर कहते हैं, लेकिन रात में खिड़कियां क्यों नहीं खोलनी चाहिए? जिस पर झो शुयान सीरियस होकर कहते हैं, क्योंकि बाहर कुछ है, और पूछते हैं, आखिर वहाँ क्या है? कुछ देर बाद हम शेनन को देखते हैं, जो पूरी जगह को देख रहे थे, और कहते हैं, बैक माउंटेन में जो दरारें दिखाई दे रही हैं, क्या सेक्ट लीडर चेन को उनके बारे में पता है? जिस पर जवाब मिलता है, बैक माउंटेन की हर घास और हर पेड़ के बारे में मास्टर चेन जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। इसके बाद श्याओ वैन शेनन की तरफ देखते हुए पूछती है, जूनियर ब्रदर शेन, क्या बैक माउंटेन में सच में कुछ मौजूद है? ये सुनकर शेनन पूछते हैं, तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? जिस पर झो शुयान कहते हैं, कल रात मैं पानी पीने के लिए उठा था और तभी मैंने बैक माउंटेन की तरफ एक रोशनी देखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंखें झपका रहा हो। ये सुनकर शेनन पूछते हैं, किस रंग की रोशनी थी? जिस पर श्याओ वैन जवाब देती है,
बैंगनी रंग की। तभी शेनन सहजता से कहते हैं शायद वो फायरफ्लाइज रही होंगी, लेकिन झो शुयान तुरंत कहते हैं क्या फायरफ्लाइज भी बैंगनी रंग की रोशनी छोड़ती है? जिस पर शेनन कहते हैं पहाड़ों में रहने वाली फायरफ्लाइज हर रंग की हो सकती है। इसके बाद शेनन सीधा ही ब्लैक थंडर टाइगर के पास जाते हैं। शेनन को देखते ही ब्लैक थंडर टाइगर पूछता है अब क्या हुआ? तभी शेनन सीरियस होकर कहते हैं माउंटेन पीक पर लगे सील के बारे में तुम कितना जानते हो? ये सुनकर थंडर टाइगर थोड़ा रुक जाता है, जिस पर शेनन कहते हैं तो तुम्हें भी उसका एहसास हुआ था? फिर वो आगे कहते हैं 3 सालों में मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं, लेकिन ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं किया जिसे देखकर मेरा मन भागने का करे। इसके बाद वो धीमी आवाज में पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि उस सील के अंदर क्या है? लेकिन ब्लैक थंडर टाइगर कोई जवाब नहीं देता। तब शेनन कहते हैं बस मेरे लिए उस सील पर नजर रखना, अगर उसमें किसी भी तरह का बदलाव दिखाई दे तो मुझे तुरंत बता देना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कांगू सेक्ट पर आता है, जहां लिन चिंग एक शख्स को डांटते हुए कहती है रात में ठंड बढ़ जाए तो कुछ गर्म पी लिया करो। फिर वो लिन चिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं सीनियर सिस्टर, बैक माउंटेन में हाल ही में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए रात के समय वहां मत जाना। जो सुनकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इसी दौरान एक व्यक्ति तेजी से सेक्ट की तरफ आता है और कहता है कियान डुओबाओ से संपर्क करने वाला कौन है? तभी सामने खड़ा व्यक्ति जवाब देता है मैं तियानिलिन ऑन एक्शन हाउस का मैनेजर हूँ। मैनेजर कियान के आदेश पर मैं सेक्ट लीडर चेन के लिए एक पत्र लेकर आया हूँ। ये सुनकर सेक्ट लीडर चेन कहते हैं मैनेजर कियान वाकई काफी विचारशील है। फिर वो पत्र लेते हुए कहते हैं वापस जाकर मैनेजर क्वीन से कहना कि मैंने पत्र प्राप्त कर लिया है। इसके बाद सेक्ट लीडर चेन पत्र पढ़ना शुरू करते हैं और इस लेटर को लेकर शेन एन के पास चले जाते हैं और मन ही मन कहते हैं इस पत्र में लिखा है कि तियानिलिन ऑनिक्शन हाउस कांगवू काउंटी में अपनी एक ब्रांच खोलना चाहता है और वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तभी शैनन मन ही मन सोचते हैं तो फैटी कियन वास्तव में मेरे लिए नहीं आया था, उसका असली लक्ष्य तो वो लेपर्ड है। इसके बाद सेक्ट लीडर चेन कहते हैं मैं उसे सीधे मना नहीं करूंगा, लेकिन सहयोग भी नहीं करूंगा। उसे मना नहीं करने का कारण ये है कि मैं तियानिलिन ऑन एक्शन हाउस को नाराज नहीं करना चाहता, और सहयोग न करने का कारण ये है कि मैं कांगवू सेक्ट को किसी और के पक्ष में खड़ा नहीं करना चाहता। ये सुनकर शेनन मन ही मन कहते हैं सेक्ट लीडर सही कह रहे हैं। तभी तियानिलिन ऑन एक्शन हाउस का मैसेंजर एक डिब्बा आगे बढ़ाते हुए झो टेजू से कहता है मास्टर चेन कृपया मेरी तरफ से ये छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मास्टर चेन पर आता है। सेक्ट लीडर चेन कहते हैं ठीक है, मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। डिब्बा खोलने पर अंदर एक दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब दिखाई देती है। ये 300 साल पुरानी मिस्टीरियस स्पिरिट हर्ब एजियोग्रास है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी छोटे एजू कहते हैं लगता है वो लोग सच में कांगू सेक्ट को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ वही लेपर्ड है। इसके बाद अगले दिन फिर से वही मैसेंजर आता है और कहता है मैनेजर चैन ने कहा है कि तियानिलिन ऑक्शन हाउस की ब्रांच अगले महीने कांगू काउंटी में खुल जाएगी और तब आप जो भी खरीदेंगे उस पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये सुनकर सेक्ट लीडर चेन तुरंत कहते हैं मैं मना करता हूँ। तभी मैसेंजर हैरानी से पूछता है डिस्काउंट भी नहीं चाहिए? जिस पर सेक्ट लीडर चेन जवाब देते हैं डिस्काउंट नहीं, बस टोकन छोड़ जाओ। ये सुनकर त्यानिलिन ऑन एक्शन हाउस का दूत काफी देर तक चुप रहता है और आखिरकार सिर हिलाकर सहमत हो जाता है। और यही सारी बातें वो शेन एन को भी जाकर बता देते हैं जो सीक्रेटली सुन रहा था। इसके बाद अगले दिन सेक्ट लीडर चेन सभी डिसाइपल्स को बुलाकर कहते हैं मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ और 3 से 5 दिनों में वापस लौटूंगा। फिर वो गंभीर होकर कहते हैं जब तक मैं वापस नहीं आता सेक्ट की जिम्मेदारी अब तुम लोगों के हाथ में है। इसके बाद वो शेनन की तरफ देखते हुए कहते हैं और शेनन के फिश पॉन्ड की मछलियों को जरूरत से ज्यादा खाना मत खिलाना। इसके बाद सभी लोग देखते हैं कि सेक्ट लीडर चेन तियान्युन काउंटी की तरफ जाने के बजाय सीधे पश्चिम दिशा में तियानडुन माउंटेन्स की तरफ निकल जाते हैं। शेन आन उन्हें जाते हुए देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कंप्लीट कल्चरेशन टेक्निक, माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन के अवशेष। और अब ये यात्रा इस बूढ़े आदमी के रहस्य दिन ब दिन और भी गहरे होते जा रहे हैं। तभी एक व्यक्ति शेन के पास आता है और सीरियस होकर कहता है नेफ्यू शेन, मुझे तुमसे एक अनुरोध करना है। अगर एक दिन मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं श्याओ वैन को तुम्हारे भरोसे छोड़ना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये रिक्वेस्ट थोड़ी ज्यादा है, आखिर मेरा और जूनियर नेफ्यू शेन का कोई खास रिश्ता भी नहीं है। उसे कांगवू सेक्ट में आए अभी आधा महीना ही हुआ है, लेकिन मैंने काफी समय तक उसे ऑब्जर्व किया है और मुझे लगता है कि सिर्फ जूनियर नेफ्यू शेन ही ऐसा इंसान है जिस पर मैं निश्चिंत होकर भरोसा कर सकता हूँ। इसके बाद हम शेन एन को देखते हैं। तभी श्याओ वैन पूछती है सीनियर ब्रदर शेन, क्या सेक्ट लीडर आज वापस आ जाएंगे?
जिस पर शेनन कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन श्याओ वैन कहती है सब लोग कह रहे हैं कि ग्रैंडपा सेक्ट लीडर आज लौट आएंगे। इसी बीच अचानक सभी लोग शेनन से कहते हैं जूनियर ब्रदर शेन सेक्ट लीडर वापस आ गए हैं। फिर वो कहते हैं मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि सेक्ट लीडर वापस आ गए हैं। इसके बाद हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं और तभी शेन एन आ जाता है। सेक्ट मास्टर कहता है आखिरकार तुम आ ही गए। जिस पर शेन एन कहते हैं मैंने महसूस किया है। उन्हें देखकर शेनन कहते हैं हड्डियां तो नहीं टूटी, लेकिन आपके मेरिडियंस काफी बुरी तरह डैमेज्ड हैं। कम से कम 1 महीने तक आराम करना पड़ेगा। इसके बाद उनकी नजर सेक्ट लीडर के हाथ में मौजूद एक बॉक्स पर पड़ती है और वो पूछते हैं इस बॉक्स में क्या है। जिस पर सेक्ट लीडर कहते हैं ये कैंगू सेक्ट के एंसेस्टर्स द्वारा छोड़ी गई चीजें हैं। इन्हें पश्चिमी इलाके की जमीन के नीचे दबाया गया था। मैं जाकर इन्हें खोद कर लाया हूँ। इसके बाद वे दोनों सेक्ट वापस आ जाते हैं, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वे लोग पूछते हैं सेक्ट लीडर आप ठीक तो है। जिस पर सेक्ट लीडर जवाब देते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर शेनान सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए पूछते हैं तुम इस बॉक्स के अंदर मौजूद चीजों का क्या करना चाहते हो। जिस पर सेक्ट मास्टर कहते हैं इसे खोलना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। इसके बाद सभी को आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। उधर बाकी डिसाइपल्स आपस में बात करते हुए कहते हैं सेक्ट लीडर अंदर क्या कर रहे हैं, क्या वो आराम कर रहे हैं। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, लेकिन उसी समय सेक्ट लीडर बॉक्स खोल देते हैं और उसके अंदर मौजूद ट्रेजर को देखकर कहते हैं ये कैंगू सेक्ट का सबसे कीमती ट्रेजर है, पर्ल ऑफ रॉन्गफुल रेट्रिब्यूशन। फिर वो गहरी सांस लेते हुए कहते हैं मैं टियांडुआन माउंटेन सिर्फ इसी चीज को निकालने के लिए गया था। इसके बाद वो आगे कहते हैं वो चीज अभी भी कांगवू काउंटी में मौजूद है, इसीलिए मुझे मौका मिला और मैं अंदर जाकर इसे निकाल पाया। मैंने पूरे 3 दिन इंतजार किया। वो सो रहा था इसलिए फिलहाल बाहर नहीं निकलेगा। ये सुनकर शेनन पूछते हैं लेकिन सेक्ट लीडर आपने इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों लिया। जिस पर सेक्ट लीडर कहते हैं क्योंकि कांगू सेक्ट अब विनाश के कगार पर खड़ा है। फिर वो आगे कहते हैं बैक माउंटेन की चोटी पर लगा सील अब टूटने वाला है और सच कहूँ तो मुझे आज तक नहीं पता कि उसके अंदर आखिर सील क्या है। इसके बाद सेक्ट लीडर कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक कावर्ड की तरह बिताई है, लेकिन इस बार मैं पीछे हटना नहीं चाहता। मैं उस बच्चे को भी नहीं खो सकता। मैं उन्हें कैंगू सेक्ट के साथ नष्ट नहीं होने दे सकता। तुम्हें फ्रॉस्ट मून पर्ल का इस्तेमाल करके सील को मजबूत करना होगा। क्या ऐसा करना संभव है। तभी सेक्ट लीडर कहते हैं बैक माउंटेन की चोटी पर जो चीज सील्ड है उसे ठंड से डर लगता है। कोल्ड मून पर्ल उसकी सील के टूटने की रफ्तार को सिर्फ धीमा कर सकती है। शायद 1 या 2 साल का अतिरिक्त समय मिल जाए, तब तक मैं कोई न कोई रास्ता सोच लूंगा। इसी बीच श्याओ वैन शेनान से कहती है सीनियर ब्रदर शेन मुझे लगता है कि ग्रैंडपा हेडमास्टर इन दिनों ज्यादा खुश नहीं है। जिस पर शेनान कहता है कि उनके बिना कुछ चीजों को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। जिस पर श्याओ वैन कहती है अगर सेक्ट लीडर संभाल सकते हैं तो मैं भी संभाल सकती हूँ, और ये वो वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचता है। सेक्ट लीडर उसे देखकर पूछते हैं तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वह रिस्पेक्टफुली कहता है मैनेजर कियन के आदेश पर मैं सेक्ट लीडर चेन के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। मैनेजर कियन ने मुझे ये बात आपको पहुंचाने के लिए कहा है। इसके बाद वह कहता है टियानल ऑन एक्शन हाउस की कांगवू काउंटी ब्रांच अगले महीने की 15 तारीख को खुलने वाली है। अगर आपकी रुचि हो तो आप वहाँ आकर देख सकते हैं। फिर वह आगे कहता है और मैनेजर क्वियन ने एक और बात भी कही है, ज्यादा देर तक डिले करना सिर्फ अनचाहे बदलावों को जन्म देगा। ये सुनकर सेक्ट लीडर कहते हैं मैं समझ गया। फिर वो मन ही मन सोचते हैं मैं एक ऐसी चीज वापस लेकर आया हूँ जो कुछ समय के लिए कांगू सेक्ट को सुरक्षित रख सकती है। इसके बाद सेक्ट लीडर सभी डिसाइपल्स से कहते हैं कुछ समय तक कोई भी बहुत दूर की यात्रा नहीं करेगा। सभी लोग कल्टीवेशन पर ध्यान दें। ये सुनकर एक डिसाइपल पूछता है लेकिन क्यों। तभी वह शेनान की तरफ देखकर कहता है शेनान क्या तुमने मैनेजर केन की बात सुन ली थी। जिस पर शेनान कहते हैं आपको ये कैसे पता चला। सेक्ट लीडर जवाब देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारे पास किसी तरह सब कुछ सुन लेने का तरीका है। फिर वो सीरियस होकर कहते हैं डिले करने से सिर्फ मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल हम इसे टालने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जब इसे और ज्यादा नहीं टाला जा सकेगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। जिस पर शेनान शांत स्वर में कहते हैं अगर आप इसे और ज्यादा नहीं रोक पाए तो फिर मैं इसे संभाल लूंगा। इसके बाद हमें रात का सीन देखा जाता। तभी अचानक शेनान को कुछ अजीब फील होता है और उसी रात सेक्ट लीडर अकेले बैक माउंटेन की चोटी पर पहुंच जाते हैं। तभी पीछे से ब्लैक थंडर टाइगर की आवाज आती है सेक्ट लीडर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर सेक्ट लीडर जवाब देते हैं मैं सील को मजबूत करने आया हूँ। लेकिन ब्लैक थंडर टाइगर तुरंत कहते हैं आप इसे मजबूत नहीं कर सकते। अंदर जो चीज सील्ड है वो आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर सेक्ट लीडर हैरान होकर कहते हैं मुझसे भी ज्यादा ताकतवर। तभी ब्लैक थंडर टाइगर आगे बढ़ते हुए कहते हैं बस बहुत हुआ सेक्ट लीडर। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि लीडर अपने यूज पर्ल को ले जाते हुए उसी बड़ी सी दरार के अंदर लगा देते हैं, लेकिन वहाँ की जो पावरफुल ऑरा होती है उसके कारण उनके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। ये सब देखकर ब्लैक थंडर टाइगर कहता है कि
उन्हें वापस ले जाइए और इस जगह को सील कर दीजिए। यहाँ की रखवाली अब मैं करूंगा। इसके बाद रास्ते में जाते हुए सेक्ट लीडर कहते हैं कि किसी को भी इसके बारे में मत बताना। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर झो टिएजू पूछता है आखिर सेक्ट लीडर ये किसने भेजा है। तभी लियू युआन शान कहते हैं मामला लगभग खत्म हो चुका है, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं हे, अब मैं निश्चिंत हूँ। इसके बाद शेनान पूछता है जेड टैलिस्मैन में क्या लिखा है, जिस पर सेक्ट एल्डर कहते हैं कि खुद ही देख लो। फिर संदेश पढ़ते हुए शेनान की आवाज सुनाई देती है, जो कहते हैं कि मैंने अपने दुश्मन का पता लगा लिया है। वो जेड एलिफेंट से भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं उसे संभाल सकता हूँ। इसके बाद मास्टर शेनान से कहते हैं श्याओ वैन ने मुझसे विनती की थी, अगर अगली बार मैं वापस ना आ सकूं तो उससे कहना कि उसके ग्रैंडपा ने उसे कभी नहीं छोड़ा। ये सुनकर सभी का माहौल भारी हो जाता है। तभी मास्टर कहती है कि लगता है मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। जिस पर शेनान जवाब देता है क्या तुम श्याओ वैन को ये बात बताने वाले हो। तभी मास्टर कहता है कि नहीं, जब तक हमारे पास और कोई रास्ता न बचे तब तक हम उससे इस बारे में बात नहीं करेंगे। उधर श्याओ वैन फिश की तरफ देखते हुए पूछती है आपको क्या लगता है ग्रैंडपा अभी क्या कर रहे होंगे। जिस पर शेनान कहता है ग्रैंडपा ने कहा था कि जब उनकी चोट ठीक हो जाएगी तो वो तुम्हें तियान्युन काउंटी घुमाने ले जाएंगे। ये सुनकर श्याओवान खुश होकर कहती है तियान्युन काउंटी तो बहुत बड़ा है, चिंघिनियो टाउन से 100 गुना बड़ा। फिर वो हंसते हुए कहती है पिछली बार सीनियर ब्रदर शेन वहां से जो कैंडी लाए थे वो बहुत ज्यादा मीठी थी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन अगर ग्रैंडपा मेरे लिए मिठाई लेकर आएंगे तो मुझे वो जरूर पसंद आएगी। इसके बाद शेनान उससे पूछता है तुम किस बात से डर रही हो। जिस पर श्याओ वैन धीरे से कहती है मुझे डर लगता है कि ग्रैंडपा वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर शेनान कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा था कि वो वापस आएंगे। श्याओ वैन तुरंत पूछती है इस बार आप सच बोल रहे हैं ना। सच में। जिस पर शेनान कहता है कि हाँ सच में। ये सुनकर श्याओ वैन मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है, तो मैं थोड़ा और इंतजार करूंगी। उसी समय कांगू सेक्ट के पास खबर आती है पहाड़ के नीचे फॉलन फीनिक्स सेक्ट के जासूस मौजूद हैं। उनमें कई लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स भी शामिल हैं। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लैक थंडर टाइगर को देखते हैं। इसके पास में शेनान भी मौजूद होता है। इसके बाद ब्लैक थंडर टाइगर पूछता है क्या आप चाहते हैं कि मैं जाकर उन्हें खत्म कर दूं? लेकिन शेनान कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें डरा दो, तुम बस हर रात माउंटेन गेट के आसपास थोड़ा घूम लिया करो। फिर वो आगे कहते हैं ना ही चिल्लाने की जरूरत है, ना ही प्रेशर रिलीज करने की, बस इतना करना कि वो तुम्हें साफ साफ देख सके। इसके बाद में हम अगले दिन देखते हैं कि मैनेजर कियन का एक और संदेश पहुंचता है। संदेश में लिखा होता है मैनेजर कियन ने मुझे मास्टर चेन के लिए एक खबर पहुंचाने को कहा है। फिलहाल फॉलन फीनिक्स सेक्ट अपनी योजनाओं में बदलाव कर रही है। फिर आगे लिखा होता है शॉपकीपर ने बताया कि फेंग जियोतियान कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन फेंग चिंग्याओ ने उसे रोक दिया। फेंग चिंग्याओ का मानना है कि अभी सही समय नहीं आया है, जबकि फेंग जियोतियान को लगता है कि समय आ चुका है। दोनों के विचारों में अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है और देर सबेर इन दोनों में से किसी एक की बात जरूर मानी जाएगी। अगर फेंग चिंग्याओ फेंग जियोतियान पर भारी पड़ गया तो कांगू सेक्ट को 6 महीने से लेकर 1 साल तक का अतिरिक्त समय मिल सकता है। लेकिन अगर फेंग जियोतियान फेंग चिंग्याओ पर हावी हो गया, हालात काफी खराब हो जाएंगे। ये सुनकर सेक्ट लीडर कहते हैं मैं समझ गया, मेरी तरफ से मैनेजर केन को धन्यवाद जरूर कहना। कुछ समय बाद फॉलन फीनिक्स सेक्ट के सभी बड़े लोग कांगू सेक्ट पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर झो टिएजू घबराते हुए कहता है फॉलन फीनिक्स सेक्ट के लीडर्स आ गए हैं। वे सभी यहाँ सेक्ट लीडर कहते हैं वेनरेबल फीनिक्स अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करने आए हैं। ये सुनकर सेक्ट लीडर मन ही मन सोचते हैं चांगू सेक्ट जैसी छोटी जगह पर इतना बड़ा स्वागत, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। देखते हैं कि वैसा अभी लोग अपने अपने ऑरा को रिलीज करते हैं, जिसके सेक्ट लीडर चेन के मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद फेंग जियोतियान आगे बढ़ते हुए कहते हैं मास्टर चेन, मैं आज यहाँ तुम्हें 3 रास्ते देने आया हूँ। फिर वो अपनी उंगली उठाकर कहते हैं पहला रास्ता, कांगू सेक्ट को लूफेंग सेक्ट में मिला दिया जाए। तुम लोग हमारी एक सबऑर्डिनेट ब्रांच बन जाओ और सभी रिसोर्सेज तथा ली वेनाबाओ को लूफेंग सेक्ट के हवाले कर दो। इसके बाद वो कहते हैं अगर तुम दूसरा रास्ता चुनते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जो लोग सरेंडर करना चाहते हैं वे जीवित रह सकते हैं। अब यह सब देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद फिर वो कहते हैं और अगर तुम तीसरा रास्ता चुनते हो तो तुम्हारे डिसाइपल्स की तरह तुम भी इनकार करोगे। उस स्थिति में मैं यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को मार डालूं। ये सुनकर सेक्ट लीडर गुस्से में कहते हैं कांगू सेक्ट की स्थापना 800 साल पहले हुई थी और आज भी मैं इसे किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। फिर वो कहते हैं मैं चौथा रास्ता चुनता हूँ, ना हम मर्ज होंगे, ना सरेंडर करेंगे और ना ही तुम्हें कुछ सौंपेंगे। अगर लड़ना चाहते हो दे तो मैं लड़ूंगा। ये सुनकर सभी डिसाइपल्स भी कहते हैं सेक्ट लीडर हम आपके साथ हैं। तभी फेंग जियोतियान हंसते हुए कहता है
तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। यह कहकर जैसे ही वह उन सभी लोगों पर अटैक करता है, तभी वहाँ पर अचानक एक भयानक रोअर पूरे इलाके में गूंज उठती है और एक लेट नेसेंट सोल रियलम का ब्लैक थंडर टाइगर सामने आ जाता है। तभी एक आवाज गूंजती है, बूढ़े आदमी, क्या तुम मेरे अस्तित्व को भूल गए हो? ये सुनते ही सभी के चेहरे बदल जाते हैं। फिर वो ब्लैक थंडर टाइगर कहता है, तो फिर कमांडर चू को तुम्हारी ताकत देखने दो। दोनों के बीच में एक बहुत ही पीक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि वह ओल्ड मैन ब्लैक थंडर टाइगर पर भारी पड़ रहा होता है और अपने अटैक्स करके उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। लेकिन जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, तभी शेनान उसकी पावर को वहीं पर ही रोक देता है और सेक्ट मास्टर से कहता है, सेक्ट लीडर, बाद में उस टूटी हुई लकड़ी की पट्टी को भी ठीक कर दीजिएगा। इसके बाद सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और ओल्ड मैन कहता है, चलो अब वापस चलते हैं। जिसके बाद में हम ब्लैक थंडर टाइगर को देखते हैं, जिसे देखकर जो शुयान कहता है कि कम से कम 2 महीने तक आराम करना जरूरी है। इसके बाद में सभी लोग अपने अपने काम में फिर से लग जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम श्याओ वैन को देखते हैं। श्याओ वैन धीरे से पूछती है, क्या सीनियर सिस्टर और बाकी लोग फिर से यहाँ आएंगे? जिस पर लिन चिंग कहती है कि नहीं, फॉलन फीनिक्स सेक्ट के सभी बड़े लोग जा चुके हैं, सबके सब यहाँ से चले गए हैं, यहाँ तक कि वो बूढ़ा दानव भी चला गया है। कुछ समय बाद श्याओ वैन को देखते हैं, जो कि शेनान से पूछती है, क्या सीनियर सिस्टर और बाकी लोग फिर से आएंगे? जिस पर शेनान कहता है कि नहीं। फिर श्याओ वैन शेनान से पूछती है, सीनियर ब्रदर शेन, क्या आपने और सीनियर सिस्टर ने जो कहा था वो सच है? शेनान कहते हैं, हाँ बिल्कुल सच है। फिर श्याओ वैन पूछती है, आज जो बूढ़े आदमी आए थे, क्या वो बहुत ताकतवर थे? शेनान सिर हिलाते हुए कहते हैं, वो सेक्ट लीडर से भी ज्यादा ताकतवर, यहाँ तक कि रीवन लेपर्ड से भी ज्यादा। ये सुनकर श्याओ वैन फिर पूछती है, क्या वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है? जिस पर शेन आन हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, नहीं, वो बूढ़ा आदमी मुझसे भी ज्यादा काबिल नहीं है। ये सुनते ही श्याओ वैन राहत की सांस लेते हुए कहती है, ये तो अच्छी बात है। इसी के साथ हमारा यह वाला एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए चैनल को